डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 381, ऑब्सीडियन कॉरिडोर, डिवाइन वेपन ब्लेसिंग। ऑब्सीडियन कॉरिडोर एक बेहद खतरनाक रास्ता था जो सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था। कभी ये इतना चौड़ा हो जाता कि किसी मैदान जैसा लगता, लेकिन जमीन पर शहद के छत्ते जैसे गड्ढे बने हुए थे जिन्हें डेमोनिक ची ने खा डाला था। ये गड्ढे इतने गहरे थे कि पूरा स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी निगल सकते थे। कभी कभी ये रास्ता बहुत संकरा हो जाता, जैसे कोई पतली पगडंडी। दोनों तरफ तिरछी काली चट्टानों की दीवारें थीं, जिनकी दरारों से गहरे लाल रंग की लताएं लटक रही थीं, जैसे किसी भी लापरवाह इंसान को जकड़ने के लिए तैयार हों। यहाँ अनगिनत फोक रास्ते भी थे जो केशिकाओं की तरह फैलते जा रहे थे। कुछ रास्ते बंद गुफाओं में जाकर खत्म हो जाते, जहाँ हड्डियों के ढेर कई मीटर ऊंचे लगे थे, जबकि कुछ रास्ते नीचे की ओर घूमते हुए अंधेरे में उतर जाते, जहाँ अज्ञात गहरे डेमन नेस्ट छिपे थे। यहाँ की हवा भी अजीब थी। उसमें चट्टानों से आती जंग की गंध, सड़े हुए खून की बदबू और जली हुई स्पिरिचुअल एनर्जी की गंध मिली हुई थी। हवा जब बहती तो ऐसा लगता जैसे हजारों छोटे टुकड़े फुसफुसा रहे हों। सूरज की रोशनी भी इस जगह तक मुश्किल से पहुंच पाती थी। हमेशा छाई रहने वाली ग्रे धुंध उसे रोक लेती थी, और अगर कभी थोड़ी रोशनी जमीन पर गिर भी जाती तो काली चट्टानों की परत उसे तुरंत सोख लेती। सिर्फ पहाड़ों की चोटियों पर हल्की सी चमक बचती थी। जो भी योद्धा यहाँ से गुजरता उसे अजीब सा एहसास होता। ऐसा लगता जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्के हल्के हिल रही हो, मानो पूरा कॉरिडोर ही कोई विशाल सोया हुआ दैत्य हो जो किसी भी वक्त अपना जबड़ा बंद करके घुसपैठियों को निगल सकता हो। आगे बढ़ते हुए पूरी टीम एक बड़े इलाके में पहुंची जिसे बोन शॉट बीच कहा जाता था। तभी अचानक किन तियन की आंखें सिकुड़ गईं। रुको! उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार था कि जैसे शांत पानी में कोई भारी पत्थर गिर गया हो। पूरी सेना तुरंत वहीं रुक गई। स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का इंजन तुरंत बंद हो गया। योद्धाओं के कदम थम गए। चारों तरफ सिर्फ बोन शॉट बीच पर चलती हवा की आवाज गूंज रही थी, जो जमीन से उठते काले हड्डियों के पाउडर को हवा में उड़ा रही थी और दृश्य को धुंधला कर रही थी। लगभग उसी पल 4000 से ज्यादा योद्धाओं के शरीर तन गए। सभी ने अपने हथियार कसकर पकड़ लिए। किन तियन ने अपनी स्पिरिचुअल सेंस फैलाई। सामने छिपे सैकड़ों डेमनों की गर्मी और मैग्नेटिक फील्ड तुरंत उसके दिमाग में साफ दिखाई देने लगे। ये डेमनों का झुंड बहुत चालाकी से छिपा हुआ था। उन्होंने अपनी टैलेंट का इस्तेमाल करके खुद को डेमोनिक ची के माहौल में पूरी तरह मिला दिया था। इस वजह से स्पिरिचुअल स्कैन भी उन्हें पकड़ नहीं पाता और वे सिर्फ करीब 10 किलोमीटर की दूरी में ही महसूस होते। किन तियन ने शांत आवाज में कहा, आगे हमारे रास्ते में सैकड़ों डेमन छिपे हैं। वो बोला, आगे बढ़ते रहो, बस थोड़े स्लो। सेकंड बैटलियन और थर्ड बैटलियन तैयार रहो। मेरे आदेश का इंतजार करो और उन्हें खत्म कर दो। शोर मत करना। आसपास के बाकी डेमन नेस्ट को अलर्ट नहीं करना है। जी। ऑर्डर मिलते ही सेकंड बैटलियन के कैप्टन फेंग शियाओतियन और थर्ड बैटलियन की डिप्टी कैप्टन शेन जुआन ने एक साथ जवाब दिया। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। इस दौरान किन तियन का स्पिरिचुअल नेटवर्क चुपचाप दोनों बैटलियन के सभी योद्धाओं से जुड़ गया। उसकी आवाज सीधे उनके दिमाग में गूंजी। 800 मीटर आगे बाईं तरफ पत्थरों के ढेर के पीछे 300 से ज्यादा डेमन छिपे हैं। दाईं तरफ मॉस के नीचे एक गहरा गड्ढा है जिसमें 200 से ज्यादा डेमन है। शायद शैडो डेमन वुल्फ। सैनिक ये सुनकर हैरान हुए, लेकिन उनकी मिलिट्री डिसिप्लिन इतनी मजबूत थी कि किसी ने आवाज तक नहीं निकाली। किन तियन बोला, कुछ देर में सेकंड बैटलियन दाईं तरफ के डेमनों को संभालेगी, थर्ड बैटलियन बाईं तरफ वालों को। पहले स्पिरिचुअल एबिलिटी मैजिक से उन्हें बाहर निकालो, फिर खत्म कर दो। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। व्हीकल के पहिए अब मलबे पर पहले से भी धीमी आवाज में चल रहे थे, जैसे सोए हुए डेमनों को जगाने से डर रहे हों। पूरे बैटलियन का माहौल धीरे धीरे तनाव से भर गया। योद्धा अपने हथियार कसकर पकड़े हुए थे, सांस भी हल्की ले रहे थे और उनकी नजरें सामने के हर कोने को स्कैन कर रही थीं। हवा में डेमोनिक ची और ज्यादा गहरी हो गई थी। उसमें एक हल्की सी गंध थी जो सभी के नर्व्स को चुभ रही थी। जब सेना डेमनों से लगभग 500 मीटर दूर पहुंची, तब किन तियन की आंखें तेज चमक उठीं। उसका मानसिक आदेश तुरंत स्पिरिचुअल नेटवर्क के जरिए सभी योद्धाओं के दिमाग में पहुंचा। एक्शन! अगले ही पल सेकेंड और थर्ड बैटलियन के मेज तुरंत हरकत में आ गए। सेकेंड बैटलियन के मेज ने हाथों से सील बनाई
और जबरदस्त एनर्जी से भरे स्पिरिचुअल मैजिक तैयार किए। फायरबॉल, आइस स्पाइक और विंड ब्लेड उल्कापिंडों की बारिश की तरह दाईं तरफ मॉस के नीचे वाले गड्ढे में गिरने लगे। धड़ाम 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 लगातार धमाके हुए। मॉस उड़ गई, पत्थर टूट गए और अंदर छिपे शैडो डेमन वुल्फ अचानक हमले से घबरा गए। उनकी दर्द भरी दहाड़ें गूंजने लगीं। उधर 3rd बैटलियन के मेज भी पीछे नहीं थे। उनके मैजिक बाईं तरफ पत्थरों के ढेर पर गिरने लगे। एक के बाद एक धमाकों में पत्थर उड़ गए और पीछे छिपे डेमन सबके सामने आ गए। उसी समय किन तियन ने दोनों हाथ फैलाए। उसके शरीर से गोल्डन एनर्जी निकलकर 2 विशाल गोल्डन शील्ड बन गईं, जो 2nd और 3rd बैटलियन के योद्धाओं को ढक रही थीं। डिवाइन वेपन ब्लेसिंग की शक्ति तुरंत हर योद्धा के हथियार में समा गई। जो तलवारें पहले से तेज थीं, वे अब और चमकने लगीं। ब्लेड पर सुनहरी धाराएं बहती दिख रही थीं और भालों के सिरे ठंडी चमक से दमक रहे थे। फेंग शियाओतियन ने चिल्लाया, चार्ज! 2nd बैटलियन के योद्धा पहाड़ से उतरते बाघों की तरह दाईं तरफ गड्ढे की ओर टूट पड़े। फेंग शियाओतियन लंबी तलवार लेकर सबसे आगे था। उसकी नजर एक टियर 5 शैडो डेमन वुल्फ पर टिक गई। उसने कलाई घुमाई और तलवार सीधा उसके दिल की तरफ बढ़ी। डेमन वुल्फ ने भूत की तरह शरीर घुमाकर तलवार से बचने की कोशिश की। उसी पल उसने काले स्केल वाले पंजे से फेंग शियाओतियन के गले पर वार किया। पंजे की नोक हवा चीरती हुई चीखती आवाज निकाल रही थी। फेंग शियाओतियन ने तुरंत अपना कदम बदला। उसने कमर मोड़ी और तलवार को भौंकने की जगह घुमाकर काटने वाला वार किया। छपाक! हल्की आवाज आई। तलवार डेमन वुल्फ के कठोर पंजे को ऐसे चीर गई जैसे टोफू काट रही हो। हड्डियां टूट गईं और गहरा हरा खून तलवार के साथ बहकर उसके आर्म गार्ड पर गिरा, जहां से सड़ने की आवाज आने लगी। फेंग शियाओतियन की आंखें फैल गईं। ये तलवार 3 साल से उसके साथ थी। ये टॉप टियर स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट थी, लेकिन कभी इतनी खतरनाक तेज नहीं बनी थी। उसने नीचे देखकर तलवार को देखा। ब्लेड पर हल्की गोल्डन रोशनी बह रही थी। उसी पल उसे समझ आ गया, ये किन तियन की एबिलिटी थी। उधर लू शेंग भी डेमन वुल्फ की भीड़ में घुस चुका था। उसकी बड़ी सेबर पर कई छोटे छोटे निशान थे, जो सालों की लड़ाइयों के निशान थे। एक डेमन वुल्फ उस पर झपटा। लू शेंग ने बिना सोचे सेबर घुमाई। सुनहरी रोशनी चमकी। छपाक! डेमन वुल्फ की गर्दन ऐसे कट गई जैसे मक्खन हो। लू शेंग की आंखें फैल गईं। उसने ब्लेड की तरफ देखा और अचानक जम गया। उसकी सेबर के सारे पुराने निशान गायब थे। ब्लेड अब बिल्कुल नई लग रही थी। ये क्या हो रहा है? उसने उंगली से ब्लेड छूकर देखा। उसी समय उसके दांतियन से एक गर्म ताकत पूरे शरीर में फैल गई। उसकी बाहों की मांसपेशियां फड़कने लगीं। लू शेंग गर्जा और सेबर को घुमाकर एक और डेमन वुल्फ पर वार किया। हवा चीरती आवाज आई और वो डेमन वुल्फ 2 टुकड़ों में कट गया। कटे हुए हिस्से से हल्का गोल्डन धुआं उठ रहा था। लू शेंग चिल्लाया, धत्त तेरे की, क्या ये अभी भी मेरी ही सेबर है? उसने पीछे मुड़कर किन तियन की तरफ देखा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ख्याल था, कैप्टन, आप कमाल हो। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों डेमन पूरी तरह साफ कर दिए गए। ग्रे धुंध को चीरते हुए सूरज की रोशनी किन तियन पर पड़ी। उसकी सीधी खड़ी आकृति के चारों तरफ सुनहरी चमक बन गई। जमीन पर डेमन खून से सनी हुई थी, लेकिन वो बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे अभी अभी मारे गए सैकड़ों शैडो डेमन वुल्फ उसके लिए बस धूल हों। सभी योद्धाओं की नजरें उसी पर टिक गईं। उनकी आंखों में शौक, उत्साह और उम्मीद की लहर उठ रही थी। उन्हें याद था कि पिछली बार इतने ही डेमनों को हराने में कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन इस बार जीत इतनी आसान थी। कारण साफ था, उनके हथियारों पर चमकती वो गोल्डन रोशनी। लू शेंग हंस पड़ा। फेंग शियाओतियन की आंखों में सम्मान और बढ़ गया। हजारों नजरें किन तियन पर टिकी थीं। उनमें ताकतवर के लिए सम्मान, भविष्य के लिए उम्मीद और एक नई एकता थी। अब उन्हें पूरा भरोसा था, इस नए कैप्टन के साथ चिजन बैटल ग्रुप जरूर और आगे जाएगा। किन तियन ने उनकी नजरें महसूस की। वो धीरे से मुड़ा और सबको देखा। फिर शांत आवाज में बोला, बैटलफील्ड साफ करो, 5 मिनट बाद आगे बढ़ेंगे। जी। इस बार जवाब पहले से कहीं ज्यादा जोरदार था। उसकी गूंज ऑब्सिडियन कॉरिडोर में लंबे समय तक गूंजती रही। एपिसोड 382, फायर एलिमेंटल ट्रेजर के सुराग। 2 दिन बाद चिजन बैटल ग्रुप दर्जनों छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ने के बाद आखिरकार ऑब्सिडियन कॉरिडोर से बाहर निकल गया और अपने असली डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, इन्फर्नल डेमंसी। उनके सामने का दृश्य अचानक बदल गया। इन्फर्नल डेमंसी ऐसा लग रहा था जैसे किसी देवता ने एक विशाल भट्टी को उलटकर धरती पर फेंक दिया हो। जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ उबलते हुए लावा के तालाब दिखाई दे रहे थे। लाल रंग का लावा धीरे धीरे जमीन की दरारों वाली घाटियों में बह रहा था। उससे उठती भाप भरी गर्म हवा और सल्फर की तेज बदबू सीधे सैनिकों की तरफ आ रही थी। इतनी गर्मी थी कि हवा तक टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। दूर दूर तक ज्वालामुखी एक के बाद एक फट रहे थे। कुछ ज्वालामुखी ग्रे और काले धुएं के विशाल स्तंभ आसमान में उगल रहे थे, जबकि कुछ से लाल लावा फटकर ऊपर उठ रहा था, जैसे आग की मशालें आसमान में घुस रही हों।
पूरा आसमान आधा डरावना नारंगी लाल रंग का हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली चीज यहाँ फैली डेमोनिक आभा थी। ये ऑब्सीडियन कॉरिडोर से 10 गुना ज्यादा घनी थी, इतनी घनी कि जैसे वो ठोस बन गई हो। लावा के तालाबों के ऊपर काले बादलों की तरह वो लुढ़क रही थी। कभी कभी उनमें काली बिजली चमक जाती, जो नीचे के डरावने इलाके को और भी भयावह बना देती। यहां तक कि सूरज की रोशनी भी इस डेमोनिक परत से छनकर गहरे लाल रंग की हो गई थी। वो शरीर पर गिरती तो कोई गर्माहट नहीं देती, बल्कि सिर्फ घुटन और दबाव का एहसास कराती। और इसी नरक जैसे दृश्य के पूर्वी किनारे पर खड़ा था ब्लेडेड फ्रंटियर। यह एक विशाल पहाड़ी श्रृंखला थी जो उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई थी। इसका मुख्य शिखर ऐसा लग रहा था जैसे किसी दिव्य हथियार की धार को किसी ने जबरदस्त ताकत से काट दिया हो। उसकी खड़ी चट्टानें आईने की तरह चिकनी थीं, सीधी ऊपर से नीचे तक। भूरे और स्लेटी रंग की चट्टानें लावा की रोशनी में ठंडी और कठोर चमक दिखा रही थीं। पहाड़ के किनारों से निकलती रिजें दांतेदार धारों जैसी थीं, जो इन्फर्नल डेमन सी और उसके पीछे के इलाके को साफ साफ अलग कर रही थीं। पहाड़ के नीचे खड़े होकर ऊपर देखने पर पूरी पहाड़ी श्रृंखला से एक भयानक युद्ध की आभा निकल रही थी, जैसे इसका अस्तित्व ही इन्फर्नल डेमन सी के आक्रमण को रोकने के लिए बना हो। अगर कोई ऊपर की तरफ ध्यान से देखता तो उसे पहले के योद्धाओं द्वारा बनाए गए डिफेंस वर्क्स दिखाई देते। पहाड़ के चारों ओर वॉच टावर बने हुए थे, चट्टानों में टरेट लगे थे, घुमावदार खाइयां बनाई गई थीं। यहां तक कि पत्थरों के बीच स्पिरिचुअल एनर्जी बैरियर के पैटर्न भी हल्के हल्के चमक रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये ब्लेड जैसा पहाड़ बहुत ऊंचा था। शिखर पर बने ऑब्जर्वेशन डेक से इन्फर्नल डेमन सी के पूर्वी हिस्से का लगभग पूरा दृश्य देखा जा सकता था। लावा तालाबों की हलचल, ज्वालामुखियों का फटना या डेमोनिक आभा में बदलाव सब तुरंत दिखाई दे सकता था। ये जगह एक प्राकृतिक चेतावनी दीवार की तरह थी, जिससे डिफेंडर दूर समुद्र की गहराई से आने वाले हर खतरे को पहले ही पकड़ सकते थे। किंतियन पहाड़ के नीचे खड़ा था। वो इस खतरनाक पहाड़ी श्रृंखला को देख रहा था, फिर दूर उबलते इन्फर्नल डेमन सी की तरफ नजर घुमाई। उसकी आंखें गहरी हो गईं। उसकी आवाज मानसिक नेटवर्क के जरिए पूरी सेना तक पहुंची। सभी बैटेलियन ध्यान दें। बैटेलियन 1 और 2 तुरंत पहाड़ पर चढ़ें, वॉच टावर और डिफेंस वर्क संभालें और 3 स्तर का अलर्ट सिस्टम बनाएं। बैटेलियन 3 और 4 पहाड़ के नीचे टेम्परेरी कैंप बनाएं और लॉजिस्टिक सप्लाई की सुरक्षा करें। बाकी बैटेलियन मेरे साथ आएं और डिफेंस लाइन के कमजोर पॉइंट्स की जांच करें। 2 घंटे के अंदर शुरुआती डिप्लॉयमेंट पूरा होना चाहिए। जी। सैनिकों की आवाज गर्म हवा में गूंज उठी। ऑब्सीडियन कॉरिडोर पार करने की थकान उनके शरीर में थी, लेकिन उनके संकल्प में और मजबूती आ गई थी। पहाड़ की हवा में चिजन बैटल ग्रुप का झंडा लहरा रहा था। दूर ज्वालामुखियों के धमाकों के साथ उसकी आवाज मिलकर जैसे घोषणा कर रही थी कि ये यूनिट अब आधिकारिक रूप से ब्लेडेड फ्रंटियर पर तैनात हो गई है। अब इन्फर्नल डेमन सी की निगरानी की जिम्मेदारी उन्हीं की थी। कुछ देर बाद चिजन बैटल ग्रुप ने पूरे किलेबंदी सिस्टम को फिर से ठीक कर दिया। किंतियन वॉच टावर पर खड़ा दूर इन्फर्नल डेमन सी को देख रहा था। दरारों में उबलता लावा खून की तरह बह रहा था। ज्वालामुखी गहरे लाल राख उगल रहे थे और समुद्र के ऊपर डेमोनिक आभा काली स्याही की तरह घूम रही थी। ये जगह उनकी पिछली पोस्ट से कई गुना ज्यादा खतरनाक थी। ये पहली बार था जब किंतियन इतने करीब से इन्फर्नल डेमन सी को देख रहा था, लेकिन ये दृश्य उसके लिए नया नहीं था। उसने इसे पहले भी देखा था, यान सोंग की यादों में। यान सोंग एक फायर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट था, जिसके पास गोल्ड लेवल की ब्लड लाइन थी। जब उसने बैटल डिस्ट्रिक्ट के मैप पर इन्फर्नल डेमन सी देखा, तो वो चुपचाप यहाँ आया था, ये देखने की क्या इस आग के समुद्र में कोई फायर ट्रेजर छिपा है। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन ब्लेज ने एक फायर ट्रेजर की हल्की ऊर्जा महसूस की। ब्लेज के मार्गदर्शन में यान सोंग उस जगह के करीब गया। उसने शैडो कंसीलिंग रिंग की एबिलिटी से डेमन की आभा की नकल की और डेमन की खाल पहनकर इन्फर्नल डेमन सी के कोर एरिया में घुस गया। आखिरकार उसने उस फायर ट्रेजर की सही लोकेशन ढूंढ ली, लेकिन दुर्भाग्य से वहां डेमन पहरा दे रहे थे और उनका लीडर था टियर 7 मैग्मा डेमन किंग। डेमन सप्रेशन एबिस के पहले लेवल में टियर 7 डेमन किंग या टियर 7 स्पिरिचुअलिस्ट बेहद दुर्लभ थे। ऐसे टॉप लेवल पावर हाउस आमतौर पर दूसरे और तीसरे लेवल में रहते थे, खासकर टियर 7 डेमन किंग, क्योंकि पहले लेवल की डेमोनिक आभा उनके लिए बहुत कम थी। लेकिन मैग्मा डेमन किंग की मौजूदगी ने यान सोंग की सारी उम्मीदें तोड़ दी। वो जानता था कि अगर उसने हेवन बर्निंग पगेट्री का इस्तेमाल भी किया, तब भी इतने मजबूत फ्लेम रेजिस्टेंस वाले मैग्मा डेमन किंग को मारना लगभग असंभव था। और अगर पहला हमला फेल हो जाता, तो कमजोर हालत में वो कभी भी इन्फर्नल डेमन सी से बाहर नहीं निकल पाता। फिर भी वो हार मानना नहीं चाहता था, क्योंकि मैग्मा डेमन किंग जैसे डेमनो के लिए टियर 7 तक पहुंचना लगभग नामुमकिन होता है। इसका मतलब साफ था, लावा के नीचे छिपा वो फायर ट्रेजर बिल्कुल साधारण नहीं था। वही उसे इतना ताकतवर बना रहा था। यान सोंग ने कई तरीके सोचे।
यहाँ तक कि उसने अपने वॉइड गेट का इस्तेमाल करने की भी योजना बनाई। लेकिन जब उसे याद आया कि उसने वॉइड गेट की असली दूरी छिपाई थी और कहा था कि वो सिर्फ 20 किलोमीटर तक ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो उसने पूरी योजना छोड़ दी। ये सोचकर यान सोंग ने आखिरकार उस खजाने का विचार त्याग दिया। वॉच टावर पर खड़ा किंतियन अपने दाहिने हाथ के रूबी ब्रेसलेट को छूते हुए मन ही मन बोला, ब्लेज, तुम्हें क्या लगता है वो फायर ट्रेजर क्या हो सकता है? ये ब्रेसलेट असल में ब्लेज का बदला हुआ रूप था, ताकि कोई ये न जान सके कि किंतियन के पास हेवन बर्निंग परगेटरी है। ब्लेज की बच्ची जैसी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तो तुम्हें भी उस चीज में दिलचस्पी है? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता वो क्या है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वो कोई साधारण फायर ट्रेजर नहीं है। अगर मौका मिले तो मैं चाहता हूं कि तुम उसे हासिल करो। फिर वो थोड़ा आलसी स्वर में बोला, लेकिन अभी तुम बहुत कमजोर हो, उस पिछले आदमी से भी ज्यादा कमजोर। अगर तुम मेरी ताकत का इस्तेमाल करके भी उसे लेने जाओगे तो शायद जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। ब्लेज की साफ साफ तौहीन सुनकर भी किंतियन नाराज नहीं हुआ। ब्लेज उसे अभी अच्छी तरह नहीं जानता था। स्पिरिचुअल एबिलिटी के लेवल में वो सच में यान सोंग से पीछे था, लेकिन तरीकों और क्षमताओं की विविधता में पूरे साम्राज्य में शायद ही कोई उससे मुकाबला कर सकता था। किंतियन दूर उबलते लावा समुद्र को घूर रहा था। उसकी आंखें गहरी हो गईं। जब चिजन बैटल ग्रुप पूरी तरह से यहाँ सेट हो जाएगा, तब वो खुद जाकर उस जगह की जांच करेगा। देखते हैं उस आग के समुद्र के नीचे आखिर छिपा क्या है। एपिसोड 383, टीएबी बैटल ग्रुप और शिंगयुआन बैटल ग्रुप। ब्रोकन ब्लेड फ्रंटलाइन से 60 किलोमीटर पश्चिम में एक खड़ी काले लाल रंग की पहाड़ी खड़ी थी। उसकी चट्टानों की सतह सूरज की रोशनी में ठंडी धातु जैसी चमक दे रही थी, जैसे वो पिघले हुए लावा के ठंडा होकर जमने से बनी हो। पूरी पहाड़ी एक प्राकृतिक किले की तरह दिखाई दे रही थी। टीएबी बटालियन का बेस इन्हीं लाल पहाड़ों के अंदर गहराई में छिपा हुआ था, जहां वो खतरनाक इलाके के साथ लगभग एक हो चुका था। कमांड सेंटर के अंदर अचानक जोरदार हंसी गूंजी। हा, आखिरकार कोई तो ब्रोकन ब्लेड फ्रंटलाइन की खाली जगह भरने आया। ये आवाज टीएबी बटालियन के कमांडर लुओ यी की थी। उसका शरीर बहुत मजबूत था, कांस्य रंग की त्वचा और लोहे जैसे सख्त मसल्स। इस वक्त वो अपने एक हाथ से नई आई बैटल रिपोर्ट को दबाए बैठा था और उसकी आंखों में साफ राहत दिखाई दे रही थी। उसने अपने बगल में खड़े एडजुटेंट जी लियांचिंग की तरफ देखा। ओल्ड जी, ये चिजन बैटल ग्रुप आखिर है कौन? इनकी ताकत कैसी है? उसकी उंगलियां अनजाने में टेबल पर थपथपा रही थीं। जी लियांचिंग ने गहरी आवाज में जवाब दिया, अभी अभी जानकारी मिली है। 6th बैटल जोन के 100 बैटल ग्रुप्स में चिजन बैटल ग्रुप लोअर मिडिल रैंक में आता है। पहले इनके कमांडर गोल्डन क्लैन के यान फैमिली से यान सोंग थे, लेकिन कुछ दिन पहले वो लड़ाई में शहीद हो गए। अब उनकी जगह बटालियन 3 के पुराने कमांडर किंतियन को बनाया गया है। वो थोड़ा रुका, फिर गंभीर आवाज में बोला, लेकिन ये किंतियन सिर्फ टियर 5 4 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट है। फिर भी इसके रिकॉर्ड में टियर 6 डेमन को मारने की उपलब्धि है। इसी वजह से कमांड ने इसे एक्सेप्शन देकर प्रमोट किया है। ओ, टियर 5 ने टियर 6 को मारा? लुओ यी की भौं ऊपर उठ गई। उसका आराम से बैठा हुआ शरीर तुरंत सीधा हो गया। उसकी नजर अचानक तलवार जैसी तेज हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब मैं टियर 5 4 स्टार पर था, तब मुझे टियर 6 डेमन को मारने का भरोसा नहीं था। जी लियांचिंग ने सिर हिलाया। सही कहा, ये काफी इंप्रेसिव है। उसने अपना पोर्टेबल नोटबुक खोला। किंतियन के अलावा चिजन बैटल ग्रुप में एक टियर 6 सोल मास्टर भी है। उनकी सबसे बड़ी कॉम्बैट ताकत यही 2 लोग हैं। पूरे बैटल ग्रुप में 8 कॉम्बैट बटालियन है और कुल सैनिकों की संख्या 4000 से ज्यादा है। उसने नोटबुक बंद किया और लुओ यी की तरफ देखा। हालांकि उनकी ताकत हमारी टीएबी बटालियन जितनी नहीं है, लेकिन अभी डेमोनिक क्यूई तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में उनकी मौजूदगी फ्रंटलाइन के दबाव को काफी कम कर देगी। बिल्कुल, लुओ यी ने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा और फिर मुस्कुरा दिया। अगर चिजन बैटल ग्रुप बीच में तैनात रहेगा, तो हेयुए हाईलैंड्स, ब्रोकन ब्लेड फ्रंटलाइन और रेड सॉइल फ्रंटलाइन आपस में आसानी से जुड़ जाएंगे। मुझे यकीन है शिंगयुआन बैटल ग्रुप का शियाची ये खबर सुनकर आज आराम से सो पाएगा। जी लियांचिंग बाहर फैली लाल पहाड़ियों की तरफ देखते हुए धीमे से बोला, फ्रंटलाइन के दबाव की बात करें तो उधर शियाची का हाल हमसे भी ज्यादा खराब है। कुछ देर बाद रेड सॉइल फ्रंटलाइन दूर से देखने पर खून से रंगी हुई रेशमी पट्टी जैसी लगती थी। गहरे लाल रंग की मिट्टी लावा की रोशनी में अजीब सा चमक रही थी। काली सूखी पाइन के पेड़ टूटी हुई जमीन में जमे हुए थे। उनके तने सल्फर की वजह से काले भूरे हो चुके थे और हवा में कराहते हुए हिल रहे थे। दूर आसमान में डेमोनिक क्यूई और ज्वालामुखी की राख मिलकर धुंध बना रहे थे। इस वजह से ये इलाका लगभग हमेशा सूरज की रोशनी से वंचित रहता था। ऊपर से देखने पर शिंगयुआन बैटल ग्रुप का कैंप जंग लगे कील की तरह रेड सॉइल फ्रंटलाइन में धंसा हुआ दिखता था। कैंप के टेंट लावा की गर्मी से कई जगह से जले हुए थे। अस्थायी डिफेंस पर काले जलने के निशान थे।
गश्त करते सैनिक फ्रंटलाइन के किनारे भारी कदमों से चल रहे थे। उनके आर्मर पर इतनी खरोंचें थीं कि वे आसमान के तारों से भी ज्यादा लग रही थीं। कई सैनिकों की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। 3 दिनों से उन्होंने आंख तक बंद नहीं की थी। कमांड सेंटर के अंदर शियाची रेत की टेबल पर झुका हुआ था। उसके सुनहरे बाल अब गंदे होकर माथे पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर मोटी दाढ़ी उगाई थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो रेत की टेबल पर रेड सॉइल पास की जगह पर उंगली चला रहा था। वहां लगा मार्कर डेमोनिक QE से काला पड़ चुका था। तभी एक कम्युनिकेशन सैनिक अंदर आया। उसकी आवाज थकी हुई थी। कमांडर चिजन बैटल ग्रुप ब्रोकन ब्लेड फ्रंटलाइन पर पहुंच चुका है। शियाची अचानक सीधा हो गया। उसकी लाल आंखों में एक पल के लिए चमक आई, फिर थकान ने उसे फिर ढक लिया। उसने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और हल्की हंसी निकली। कमाल है, मेरी जिंदगी में पहली बार कमांड ने सच में हमें रीइंफोर्समेंट भेजी है। उसने चिजन बैटल ग्रुप की फाइल उठाकर फिर से पढ़ना शुरू किया। किंतियन, टियर 5 4 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट, 7th ब्यूरो का कर्नल ऑफिसर, जिसने रून स्नाइपर राइफल से टियर 6 मैग्मा डेमन को मारा और सीधे मुकाबले में टियर 6 सिल्वर विंग डेमन को भी खत्म कर दिया। शियाची धीरे से बुदबुदाया, रून स्नाइपर राइफल, क्या ये 10 ग्रेट गन्स में से एक हो सकती है? उसके दिमाग में वही हथियार आए जो टियर 6 पावर हाउस को मार सकते थे, और उनमें सबसे मशहूर थे 10 ग्रेट गन्स। अगर सच में किंतियन के पास उनमें से एक है, तो उसकी वैल्यू एक सामान्य टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट से कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि एक टियर 6 स्पिरिचुअलिस्ट को भी टियर 6 डेमन मारने में कई राउंड लगते हैं, कभी कभी दर्जनों। लेकिन किंतियन को सिर्फ एक शॉट चाहिए। डेमन को डराने और मारने की एफिशिएंसी में वो बाकी स्पिरिचुअलिस्ट से बिल्कुल अलग था। शियाची अचानक सीधा बैठ गया। उसकी आंखों की थकान काफी हद तक गायब हो गई। अगर उसके हाथ में सच में 10 ग्रेट गन्स में से कोई है, उसने फाइल टेबल पर पटक दी और ट्रांसमिशन स्टोन उठा लिया। 5 ट्रांसमिशन स्टोन चिजन बैटल ग्रुप को भेजो। मैं सीधे कमांडर किन से बात करना चाहता हूं। जी। टेंट के बाहर लाल मिट्टी हवा में उड़ रही थी। लावा की गर्मी के बावजूद शियाची की आंखों में फिर से उम्मीद की रोशनी जल उठी थी। शायद इस बार रेड सॉइल फ्रंटलाइन को सच में थोड़ी राहत मिल जाए। कुछ देर बाद चिजन बैटल ग्रुप के कैंप में किंतियन टीएबी बैटालियन और शिंगयुआन बैटल ग्रुप की जानकारी देख रहा था। ये जानकारी कमांड ने ट्रांसमिशन स्टोन के जरिए भेजी थी और इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने रिकॉर्ड की थी। दस्तावेज में लिखा था कि टीएबी बैटालियन और शिंगयुआन बैटल ग्रुप दोनों के पास 8000 से ज्यादा सैनिक हैं, जबकि शिंगयुआन बैटल ग्रुप में 10,000 से ज्यादा लोग हैं। उनके पास 5 टियर 6 पावर हाउस भी हैं। ताकत के मामले में वे चिजन बैटल ग्रुप से कहीं ज्यादा मजबूत थे और 6th बैटल जोन के टॉप बैटल ग्रुप्स में गिने जाते थे। ऐसे ताकतवर पड़ोसियों के बीच चिजन बैटल ग्रुप पर भी दबाव था। तभी टेंट के बाहर से लू शेंग की तेज आवाज आई। कमांडर। उसकी आवाज में जल्दी और उत्साह था। शिंगयुआन बैटल ग्रुप का आदमी आया है। उनका कमांडर आपसे बात करना चाहता है। ओह। किंतियन की आंखों में हल्की चमक आई। वो तुरंत टेंट का पर्दा उठाकर बाहर निकल गया। कैंप के बाहर अभी भी इन्फर्नल डेमंसी की सल्फर भरी हवा चल रही थी। एक सैनिक टेंट के बाहर खड़ा था। उसकी ग्रे काली यूनिफॉर्म पर गहरे लाल धब्बे थे। किंतियन को देखते ही उसने तुरंत एड़ी मिलाकर सख्त मिलिट्री सैल्यूट किया। कमांडर किन। उसकी आवाज लंबी यात्रा की वजह से भारी हो गई थी। मैं झाओ फेंग हूं, शिंगयुआन बैटल ग्रुप का कम्युनिकेशन सैनिक। हमारे कमांडर शियाची आपसे सीधे बात करना चाहते हैं ताकि आगे की डिफेंस प्लान पर चर्चा की जा सके। ये सुनकर किंतियन ने सिर हिलाया। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी बड़ी बात ट्रांसमिशन से नहीं, आमने सामने बैठकर करनी चाहिए। आमने सामने? झाओ फेंग एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि इसका मतलब था कि या तो किंतियन या शियाची को अपने कैंप से बाहर जाना होगा, और अगर उस समय डेमन हमला कर दें तो बिना कमांडर के सेना खतरे में पड़ सकती है। किंतियन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो। अगले ही पल उसने हाथ घुमाया। उनके सामने अचानक एक वॉइड गेट खुल गया। फटी हुई स्पेस में बना वो दरवाजा देखकर झाओ फेंग की आंखें सिकुड़ गईं। स्पेस टेलीपोर्टेशन। एपिसोड 384 फ्लेम माउंटेन डेमन सोर्स। जिंगयुआन बैटल ग्रुप का कैंप पतली ज्वालामुखी राख की परत से ढका हुआ था। तभी अचानक हवा के बीचों बीच पानी में पत्थर गिरने जैसी लहरदार स्पेस फ्लक्चुएशन फैल गई और उसके साथ एक हल्का लेकिन साफ महसूस होने वाला एनर्जी ट्रेमर भी आया। टेंट के अंदर बैठे शियाची का दिल अचानक कस गया। लगभग इंस्टिंक्ट की तरह, जैसे धनुष से तीर निकलता है, वो झटके से बाहर दौड़ पड़ा। उसके मिलिट्री बूट्स ने लाल मिट्टी पर 2 छोटे गड्ढे बना दिए। लगभग उसी समय पूरे कैंप से एक्सपर्ट्स बाहर निकल आए और सबने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर दी। अगले ही पल सब लोग जड़ हो गए। हवा में एक सिल्वर स्पेस गेट धीरे धीरे सिकुड़ रहा था। उसके किनारे ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई सांस ले रहा हो। उस गेट के सामने 2 लोग खड़े थे। दाहिनी तरफ वाला ग्रे ब्लैक मिलिट्री यूनिफॉर्म में था, जिस पर जिंगयुआन बैटल ग्रुप का इंसिग्निया लगा था।
यूनिफॉर्म का किनारा फटा हुआ था और उस पर सूखे काले खून के धब्बे थे। वो कम्युनिकेशन सोल्जर झाओ फेंग था। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और आंखों में अभी भी शौक भरा था, जैसे वो अभी तक टेलीपोर्टेशन से उबर नहीं पाया हो। लेकिन बाईं तरफ खड़ा आदमी बिल्कुल अलग था। ब्लैक मिलिट्री यूनिफॉर्म उस पर बेहद शार्प लग रहा था। चेहरा सख्त और गहरी समंदर जैसी आंखें पूरे कैंप पर शांति से नजर डाल रही थी, लेकिन उस नजर में एक अजीब सा दबाव भी था। झाओ फेंग, भीड़ में से किसी ने धीमे से कहा। झाओ फेंग को तो सब जानते थे, लेकिन उसके पास खड़ा ये अनजान ऑफिसर कौन था और ये स्पेस गेट अचानक यहाँ कैसे खुल गया? सबके दिमाग में सवाल घूम रहे थे, लेकिन हथियार पकड़े हाथ जरा भी ढीले नहीं हुए। इसी समय शिया छी आगे बढ़ा। उसकी नजर उस कर्नल यूनिफॉर्म पे पड़ी। उसने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोला, कमांडर चिन, पूरे जिंगयुआन बैटल ग्रुप की तरफ से हमारे कैंप में आपका स्वागत है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, झाओ फेंग अचानक होश में आया। वो तुरंत अटेंशन में खड़ा हो गया और जोर से बोला, कमांडर, ये छिजिन बैटल ग्रुप के कमांडर छिन थेन हैं। अभी कुछ ही पल पहले कमांडर छिन मुझे लेकर ब्रोकन ब्लेड डिफेंस लाइन से यहाँ एक झटके में टेलीपोर्ट होकर आ गए। एक झटके में शिया छी की आंखें सिकुड़ गईं। जिंगयुआन बैटल ग्रुप और छिजिन बैटल ग्रुप के बीच 70 किलोमीटर का फासला था। रास्ते में मैग्मा की खाइयां थीं और डेमोनिक क्यूआई बुरी तरह फैली हुई थी। ऐसे माहौल में सामान्य स्पिरिचुअल मैजिक भी ठीक से काम नहीं करता, लेकिन छिनथेन ने स्पेस गेट खोलकर इतना स्टेबल और सटीक टेलीपोर्टेशन कर दिया। एक बिजली जैसी सोच शियाची के दिमाग में कौंधी। अगर छिनथेन सेंट्रल कमांड में रहे तो आयरन वॉल, छिजिन और जिंगयुआन तीनों बैटल ग्रुप जरूरत पड़ने पर तुरंत एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। जब डेमन टाइड आएगी, जिस भी डिफेंस लाइन पर खतरा होगा वहां तुरंत रीइंफोर्समेंट भेजी जा सकेगी। रिसोर्स ट्रांसफर, घायलों को निकालना, सब कुछ आसान हो जाएगा। इस स्ट्रेटेजिक वैल्यू का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। शिया छी की आंखों में लाल नसें जैसे चमक उठी। कई दिनों की थकान अचानक गर्म जोश में धुलती हुई महसूस हुई। आसपास खड़े जिंगयुआन बैटल ग्रुप के एक्सपर्ट्स भी तुरंत समझ गए। डिप्टी कमांडर झो मिंग ने अपनी बैटल स्वॉर्ड को और कसकर पकड़ लिया। टियर 6 एक्सपर्ट लिन रुई हैरानी से बोला, 70 किलोमीटर इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन? सबने एक दूसरे की तरफ देखा। हर किसी की आंखों में छुपी खुशी साफ दिख रही थी। उन्हें लगा था कि रीइंफोर्समेंट आना ही बड़ी राहत है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि नया कमांडर इतनी खतरनाक एबिलिटी लेकर आएगा। लाल मिट्टी पर चलती हवा जैसे थोड़ी नरम हो गई। ज्वालामुखी राख गिरने की रफ्तार भी जैसे धीमी हो गई। शियाची 2 कदम आगे बढ़ा और खुद हाथ बढ़ाकर छिनथेन से हाथ मिलाया। उसकी हथेली की कठोर त्वचा छिनथेन के हाथ को मजबूती से पकड़ रही थी। कमांडर छिन, आपकी स्पेस एबिलिटी ने हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी। आइए टेंट के अंदर बात करते हैं। ऐसा कहते हुए वो लगभग छिनथेन को खींचता हुआ टेंट के अंदर ले गया। पीछे पीछे कई टियर 6 एक्सपर्ट्स और बटालियन लीडर्स भी उत्सुकता से अंदर आ गए। टेंट के अंदर, कमांडर छिन प्लीज बैठिए। शियाची ने खुद एक कुर्सी खींच कर दी। छिनथेन जैसे ही लकड़ी के स्टूल पर बैठा, शियाची आगे झुक गया। उसकी आवाज में दबा हुआ इमोशन साफ था। कमांडर छिन, आपका और छिजिन बैटल ग्रुप का यहाँ आना सच में हमें नई जिंदगी देने जैसा है। सच कहूं तो अगर रीइंफोर्समेंट नहीं आती तो जिंगयुआन बैटल ग्रुप शायद इस डेमन टाइड को झेल नहीं पाता। छिनथेन ने उसकी आंखों में भरी लाल नसों को देखा। उसे समझ आ गया कि ये शब्द बिल्कुल सच है। शियाची असल में एक चमकते हुए बीकन जैसा इंसान था। उसके गोल्डन बाल सूर्योदय की तरह चमकते थे। ब्राउन आंखें एम्बर की तरह साफ थीं और चेहरे में हल्का सा डोंगफोंग स्टाइल था, जैसे किसी स्टोरी बुक का प्रिंस। लेकिन अब हाल बिल्कुल अलग था। उसके माथे पर गोल्डन बाल सूखे खून और ज्वालामुखी राख से उलझे हुए थे। ठुड्डी पर उगी खुरदरी दाढ़ी उसके चेहरे की हैंडसम लाइनों को मिटाकर सिर्फ थकान छोड़ रही थी। आवाज भी ऐसे लग रही थी जैसे सैंड पेपर से रगड़ी गई हो। एक टियर 6 एक्सपर्ट को इस हालत में पहुंचा देना बताता था कि जिंगयुआन बैटल ग्रुप पर कितना दबाव है। पास खड़े बाकी टियर 6 एक्सपर्ट्स और बटालियन लीडर्स भी जोर जोर से सिर हिला रहे थे। उनकी आंखों में भी वही थकान और चिंता थी। सिर्फ वही लोग जानते थे कि जिंगयुआन बैटल ग्रुप का हर इंसान पूरी तरह खिंची हुई धनुष की डोरी की तरह हो चुका था। 3 दिनों में सामान्य सैनिकों को कुल मिलाकर 5 घंटे से भी कम नींद मिली थी। कई लोग पेट्रोलिंग करते करते ही झपकी लेने लगते थे। यहाँ तक कि टियर 5 और टियर 6 एक्सपर्ट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी भी डगमगाने लगी थी। कल रात की डिफेंस बैटल में डिप्टी कमांडर झो मिंग जैसे टियर 6 एक्सपर्ट का शोल्डर गार्ड एक टियर 5 फ्लेम डेमन ने फाड़ दिया था। सामान्य हालात में ये पूरी तरह नामुमकिन था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डेमन टाइड के आने का इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। टीम खुद ही टूट जाएगी। ये सब देखकर छिनथेन शांत लेकिन ताकतवर आवाज में बोला, कमांडर शिया, मैं आज यहाँ जिंगयुआन बैटल ग्रुप के साथ आने वाले जॉइंट डिफेंस प्लान पर डिटेल में बात करने आया हूँ। अब जब छिजिन बैटल ग्रुप यहाँ है तो आपको अकेले लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर उसने पूछा, कमांडर शिया, पहले आप हमारी डिफेंस लाइन की सिचुएशन समझा दीजिए। ठीक है। शिया छी जैसे किसी ऐसे इंसान को पा गया था जिसके साथ वो बोझ बांट सके। वो तुरंत सीधा बैठ गया और टेबल से डिफेंस मैप उठा लिया। मैप खोलते ही टेंट में सल्फर और पसीने की तेज गंध फैल गई। कमांडर छिन, जरा देखिए। उसने मैप टेबल पर फैला दिया। खुरदुरा कागज मैग्मा की गर्मी से सूखकर भुरभुरा हो गया था और किनारे चले हुए थे। छिनथेन की नजर मैप पर दौड़ी। पूरा मैप गहरे लाल डॉट से भरा था, जैसे जमे हुए खून की बूंदें बिखरी हों। ये सारे रेड डॉट्स फ्लेम पूल या फायर पिट हैं। शिया छी ने एक डॉट पर उंगली रखी। उसकी नाखूनों के नीचे लाल मिट्टी भरी हुई थी। हर एक में 500 से लेकर 2000 तक डेमन रहते हैं। ज्यादातर लो टीयर लिटिल फ्लेम डेमन और फायर बीस्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी टीयर 5 और टीयर 6 डेमन भी मिल जाते हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, जब भी डेमोनिक क्यूआई फटती है, इन फ्लेम पूल के डेमन पागल हो जाते हैं। वे एक दूसरे से भी लड़ते हैं और हमारी डिफेंस लाइन पर भी टूट पड़ते हैं। पिछले आधे महीने से डेमोनिक क्यूआई के विस्फोट बढ़ते जा रहे हैं। लगभग हर दिन हजारों डेमन हमारी लाइन पर हमला करते हैं। कभी फुल अटैक, कभी लगातार वेव अटैक। हमें सांस लेने का मौका तक नहीं मिलता। छिनथेन ने टेबल पर उंगली हल्के से थपथपाई। अब उसे समझ में आ गया कि जिंगयुआन बैटल ग्रुप के हर इंसान पर इतनी थकान क्यों छाई हुई है। हर दिन अनजान समय पर अलग अलग तरह के डेमन अटैक झेलना, हमेशा अलर्ट रहना और हेडक्वार्टर से पीछे हटने का कोई ऑर्डर नहीं। ऐसे में कोई भी टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। अंत में उसकी नजर मैप के बीचों बीच बने एक बड़े क्रिम्सन फ्लेम आइकन पर टिक गई। वो बाकी सारे रेड डॉट से 3 गुना बड़ा था और उसके चारों तरफ 3 लाल लहरदार घेरे बने थे। छिनथेन ने पूछा, और ये जगह? शिया छी ने उस जगह की तरफ देखा। उसने गहरी सांस ली और भारी आवाज में बोला, ये फ्लेम माउंटेन है और 1000 किलोमीटर के अंदर यही एकमात्र डेमन सोर्स है। एपिसोड 385 वेलकम गिफ्ट। ये डेमन सोर्स असली मायने में डेमनों की जड़ था और इसका खतरा डेमोनिक क्यूआई रिफ्ट से 100 गुना ज्यादा था। अगर डेमोनिक क्यूआई रिफ्ट को ऐसे समझो जैसे कोई जख्म हो जो लगातार जहर बहा रहा हो, तो डेमन सोर्स उस जहर को पालने वाला दिल था। डेमन सोर्स से पैदा होने वाले डेमनों की संख्या डेमोनिक क्यूआई रिफ्ट से 10 गुना ज्यादा होती थी और यहाँ से पैदा होने वाले डेमन ज्यादा हिंसक और तेजी से ग्रो करने वाले होते थे। सामान्य बटालियन में अगर कुछ हाई टियर स्पिरिचुअलिस्ट सही जगह पर तैनात हों तो हिम्मत करके एक डेमोनिक क्यूआई रिफ्ट को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन डेमन सोर्स को हिलाने की कोशिश, वो भी दर्जनों बटालियन के बिना, सिर्फ सपना देखने जैसा था। वहां जमा हुई डेमोनिक क्यूआई खुद एक नेचुरल डोमेन बना चुकी थी। कोर के पास पहुंचना तो दूर, उसके आसपास की उग्र डेमोनिक क्यूआई ही किसी भी टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट को टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि डेमन सोर्स जमीन में जड़ जमा चुके जहर की तरह होता है। 1000 किलोमीटर के दायरे में ये सैकड़ों से लेकर हजारों डेमन केव और डेमन नेस्ट पैदा कर सकता था, जो मकड़ी के जाल की तरह फैल जाते थे। हर दिन डेमन सोर्स की गहराई से लगातार डेमन निकलते रहते थे। अगर इस फ्लेम माउंटेन डेमन सोर्स को खत्म नहीं किया गया तो इन्फर्नल डेमन सी के आसपास की डिफेंस लाइन कभी चैन से नहीं रह पाएगी। बेशक उनकी तीनों बैटल ग्रुप की ताकत से अभी डिफेंस लाइन संभालना ही मुश्किल काम था। जहां तक डेमन सोर्स की परेशानी का सवाल था, वो हेडक्वार्टर के लिए छोड़ देना ही बेहतर था। उसी समय शिया छी ने कहा, कमांडर छिन, अब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। उसकी उंगलियां डिफेंस मैप पर तीनों बैटल ग्रुप की तैनाती वाली जगह पर घूम रही थीं। उसकी ब्राउन आंखों में सोच की चमक थी। क्या हम आपकी स्पेशल टेलीपोर्टेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करके जिंगयुआन, छिजिन और तिएबी तीनों बैटल ग्रुप को एक सिस्टम में जोड़ सकते हैं? जब भी डेमन हमला करें, हम किसी भी समय दूसरे बैटल ग्रुप की फोर्स को सपोर्ट के लिए बुला सकें। इससे हर डिफेंस लाइन का दबाव कम होगा और कैजुअलिटी भी कम होंगी। उसके नजरिए से भले ही छिजिन बैटल ग्रुप की कुल ताकत टॉप लेवल की नहीं थी, लेकिन इस समय वो बेहद जरूरी मदद थी। और छिनथेन की स्पेस टेलीपोर्टेशन स्किल की स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो अनमोल थी। 2 टियर 6 एक्सपर्ट और 4000 सैनिकों की ताकत भी इतनी अहम नहीं थी जितनी ये एबिलिटी, क्योंकि इससे अलग अलग फोर्स एकजुट होकर एक मजबूत ताकत बन सकती थी। और यही चीज इन्फर्नल डेमन सी में सबसे ज्यादा कमी थी। छिनथेन ने बिना सोचे तुरंत जवाब दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने टेबल पर उंगलियां 2 बार हल्के से थपथपाई। ये हम तीनों बैटल ग्रुप के लिए फायदेमंद है। पहले आज एक शुरुआती जॉइंट डिफेंस प्लान बना लेते हैं। उसके बाद मैं ये प्लान लेकर तिएबी बैटल ग्रुप के कमांडर लुओ यी के साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। शिया छी के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। पिछले कई दिनों की थकान जैसे इस जवाब से थोड़ी कम हो गई। छिनथेन के इस सीधे और बिना हिचकिचाहट वाले रवैये से उसे समझ आ गया कि 7th ब्यूरो से आया ये कर्नल ऑफिसर समझदार और जिम्मेदार इंसान है। शिया छी ने कहा, ठीक है कमांडर छिन, तो हम शुरू करते हैं। उसने मैप पर रेड अर्थ डिफेंस लाइन के सबसे पास वाले फायर पूल की तरफ इशारा किया, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करने वाला था, उसके पास रखा कम्युनिकेशन स्टोन अचानक तेज सफेद रोशनी से चमक उठा। उसमें से एक घबराई हुई आवाज आई,
कमांडर, वेस्ट साइड के नैरो पास में 1000 से ज्यादा डेमन दिखाई दिए हैं। उनके साथ एक टियर 6 फ्लेम डेमन भी है। वे हमारी डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। दूरी सिर्फ 30 किलोमीटर। आखिरी शब्द के साथ ही टेंट के अंदर की हवा जैसे जम गई। शियाची ने कम्युनिकेशन स्टोन को कसकर पकड़ लिया। उसके उंगलियों के जोड़ सफेद हो गए। उसके गले से एक थकी हुई सांस निकली। पहले जब जिंगयुआन बैटल ग्रुप यहाँ नया आया था तब 1000 डेमन और एक टियर 6 फ्लेम डेमन सिर्फ मामूली परेशानी होते, लेकिन अब ये संख्या सुनते ही उसके सिर में दर्द सा होने लगा। आज का ये तीसरा हमला था। टेंट के अंदर मौजूद टियर 6 एक्सपर्ट्स के चेहरे भी गंभीर हो गए। उनकी सांसें भारी हो गईं। वे जानते थे कि उनके सैनिक पहले ही हद तक थक चुके हैं। जीत भले मिल जाए, लेकिन कैजुअल्टी कम नहीं होंगी। तभी फर्स्ट बटालियन के कमांडर लिन रुई अचानक खड़े हो गए। उनके आर्मर की आवाज टेंट में गूंज गई। उनकी आंखों में खून की लाली शियाची से भी ज्यादा थी, लेकिन आवाज में पक्का इरादा था। कमांडर, फर्स्ट बटालियन को जाने दीजिए। हमने आधा दिन आराम किया है। हमारी हालत बाकी बटालियन से बेहतर है। ये वेव हमें संभालने दीजिए। तभी थर्ड बटालियन के कमांडर चांग शेंग भी खड़े हो गए। उन्होंने अपनी आधी खुली यूनिफॉर्म खींचकर अलग की। उनके बाएं कंधे पर काला पट्टा लगा था, जिस पर गहरा लाल खून रिस रहा था। हम थर्ड बटालियन से बैकअप देंगे। भाई रुई, तुम्हें अकेले टियर 6 फ्लेम डेमन से लड़ने देना मुझे सही नहीं लग रहा। साथ रहेगा तो बेहतर होगा। डिप्टी कमांडर झो मिंग ने सिर उठाया। उनकी आंखों की लाल नसें जाल की तरह फैल चुकी थीं। उन्होंने कहा, चांग शेंग, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? तुम टियर 5 हो। फ्लेम डेमन का एक अटैक भी झेल नहीं पाओगे। फिर उन्होंने कहा, इस फ्लेम डेमन को लिन रुई और मैं संभाल लेंगे। चांग शेंग कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन भाई झो, आपकी चोट। झो मिंग ने हाथ हिलाकर उन्हें रोक दिया। फिक्र मत करो, मैं अभी नहीं मरूंगा। शियाची ने अपना माथा दबाया और गंभीर आवाज में बोला, ठीक है, जैसा तुम सबने कहा। फर्स्ट और थर्ड बटालियन मिलकर डिफेंस करेंगी। झो मिंग और लिन रुई, तुम दोनों फ्लेम डेमन को संभालो। उसने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी रखी ताकि टेंट का तनाव थोड़ा कम हो सके। ये वेव बहुत मजबूत नहीं है, जल्दी खत्म कर देते हैं। तीनों ने एक साथ जवाब दिया, यस, और टेंट से बाहर जाने के लिए मुड़ गए। उसी समय एक शांत आवाज टेंट में गूंजी, 1 मिनट रुकिए। सबने मुड़कर देखा। छिन थेन खड़ा हो चुका था। उसकी उंगलियां अभी भी टेबल पर हल्के हल्के थपथपा रही थीं। चेहरे पर बिल्कुल शांति थी, जैसे अभी की इमरजेंसी मिलिट्री सिचुएशन उसके लिए कोई खास बात ही नहीं हो। उसने सबकी तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया, तो इस वेव के डेमन मुझे संभालने दीजिए। सब लोग कुछ पल के लिए हैरान रह गए, फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। आखिर छिजिन बैटल ग्रुप टॉप्सो बैटल ग्रुप में से एक था। अगर वे मदद करते तो उनके सैनिकों को राहत मिल जाती। झो मिंग आगे बढ़े और बोले, कमांडर छिन, जिंगयुआन बैटल ग्रुप की तरफ से मैं आपका और छिजिन बैटल ग्रुप के भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन छिन थेन मुस्कुरा दिया, मेरे सैनिकों को आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा। ये शब्द टेंट में बिजली की तरह गूंज गए। सब लोग स्तब्ध रह गए। एक बैटल ग्रुप कमांडर होने के बावजूद, चाहे वो टियर 6 ही क्यों न हो, 1000 से ज्यादा डेमन और एक टियर 6 फ्लेम डेमन का अकेले सामना करना, ये जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास लग रहा था। झो मिंग उन्हें रोकने ही वाले थे कि छिन थेन पहले ही टेंट का पर्दा उठाकर बाहर निकल चुका था। जैसे ही ज्वालामुखी राख और गर्म हवा अंदर आई, छिन थेन की हल्की आवाज सुनाई दी, कमांडर शिया, क्या आप मेरे साथ एक अच्छा शो देखने चलेंगे? शियाची ने बिना हिचकिचाहट सिर हिला दिया, बिल्कुल। वो सबसे पहले टेंट से बाहर निकला। बाकी सभी ऑफिसर भी जल्दी जल्दी पीछे आ गए। कुछ ही पल बाद उनके सामने स्पेस में हलचल हुई। हवा में अचानक एक सिल्वर वॉइड गेट खुल गया। उसके अंदर चमकते हुए रिंग घूम रहे थे और दूसरी तरफ उबलती हुई डेमोनिक क्यूआई दिखाई दे रही थी। छिन थेन ने कहा, कमांडर शिया, मैं पहले चलता हूँ। उसने शियाची की तरफ हल्की मुस्कान दी और सबसे पहले वॉइड गेट में कदम रख दिया। शियाची ने गहरी सांस ली और उसके पीछे अंदर चला गया। झो मिंग, लिन रुई और बाकी लोग एक दूसरे को देखकर तुरंत पीछे पीछे चले गए। अगले ही पल वॉइड गेट शांत होकर बंद हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। कैंप के सैनिक वहीं खड़े रह गए, हैरान और उलझन में। हवा लाल मिट्टी पर राख उड़ाती हुई गुजर रही थी, जैसे अभी अभी हुआ सब कुछ सिर्फ एक भ्रम हो। एपिसोड 386, हेवनली थंडर ने डेमन होड को खत्म किया। रेड सॉइल डिफेंस लाइन के पश्चिम में फैले वीरान वेस्टलैंड में 1000 से ज्यादा डेमन फटी हुई जमीन पर दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके भारी पैरों से उड़ती लाल रेत चारों तरफ फैल रही थी, जो ज्वालामुखी की राख के साथ मिलकर एक अजीब सा धुंधला बादल बना रही थी। हवा में सल्फर की तेज गंध और डेमनों की बदबू घुली हुई थी, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। आओ ऊ, अजीबोगरीब चीखों और दहाड़ों की आवाज आसमान को चीर रही थी।
छोटे फ्लेम डेमन उछलते कूदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके शरीर से निकलती भूतिया नीली आग लाल मिट्टी पर टिमटिमाती रोशनी डाल रही थी। फायर सालामेंडर जमीन के बिल्कुल पास फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके पैरों से निकलती आग की चिंगारियां रेत पर टेढ़े मेढ़े जलते हुए निशान छोड़ रही थीं। रेड फ्लेम डेमन ठोस लावा से बने विशाल गदा घुमा रहे थे। उनका हर कदम जमीन को हल्का सा हिला देता था। हजारों डेमन एक साथ मिलकर ऐसा लग रहे थे जैसे आग का चलता हुआ दरिया हो। उनके शरीर से निकलती गर्मी हवा को लहरों की तरह मोड़ रही थी। रास्ते में खड़े काले पाइन के पेड़ गर्मी से चटकते हुए टूट रहे थे। इस उफनती डेमन सेना के बीच में एक फ्लेम डेमन सबसे अलग नजर आ रहा था। उसकी ऊंचाई 6 मीटर से भी ज्यादा थी, मानो चलता हुआ ज्वालामुखी हो। उसके शरीर पर लाल चमकदार स्केल थे जो धातु की तरह चमक रहे थे। उनके बीच बीच में लावा जैसी डेमन पैटर्न धीरे धीरे बह रही थीं। उसके तेज पंजे लाल मिट्टी में आधा फुट गहरे निशान छोड़ रहे थे। उसकी आंखों में भयंकर आग जल रही थी जब वो दूर रेड सॉइल डिफेंस लाइन की तरफ देख रहा था। उसकी नाक से गर्म भाप निकल रही थी। उसे वहां की समृद्ध लाइफ एसेंस का एहसास हो चुका था, जो लावा से भी ज्यादा लुभावनी थी। जैसे ही डेमन सेना दर्रे के करीब पहुंचने वाली थी, आगे अचानक हलचल मच गई। एक थोड़ा छोटा ब्लैक फ्लेम बीस्ट उबलते लावा के तालाब के पास आलस से लेटा हुआ था। उसकी नाक से गर्म हवा निकल रही थी। अचानक जमीन में कंपन महसूस होते ही उसकी आंखें तांबे की घंटियों की तरह खुल गईं। उसने ऊपर देखा। सामने हजारों जोड़ी आंखें थीं, लालच और क्रूरता से भरी हुई। एक पल में ब्लैक फ्लेम बीस्ट के सारे स्केल खड़े हो गए। घर्षण की तीखी आवाज निकली। उसने इससे पहले कभी ऐसा नजारा नहीं देखा था। डर से एक अजीब चीख निकालकर वो तुरंत मुड़ा और लावा के तालाब के अंदर भागने लगा। लेकिन वो मुश्किल से 3 कदम ही भाग पाया था। तभी एक आग की चमक बिजली की तरह उसके पीछे आई। वो फ्लेम डेमन था। पफ्ट, सिर्फ एक आवाज सुनाई दी। फ्लेम डेमन का तेज पंजा सीधे ब्लैक फ्लेम बीस्ट के सिर के पीछे घुस गया। फिर उसने जोर से खींचा। अगले ही पल पूरा सिर धड़ से अलग हो गया। काला खून फव्वारे की तरह बाहर निकला और जमीन पर फैल गया। फ्लेम डेमन ने अपना विशाल मुंह खोला और कुछ ही कौर में उस हिलते हुए सिर को निगल गया। गहरे लाल खून और सफेद दिमाग के टुकड़े उसके मुंह के कोनों से टपक रहे थे। उसकी कांटेदार जीभ होंठों को चाट रही थी, जैसे वो बेहद संतुष्ट हो। लेकिन ये सिर्फ एक एपेटाइजर था। असली दावत अभी आगे थी। रोआर! फ्लेम डेमन ने सिर उठाकर इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि आसपास के छोटे फ्लेम डेमन भी बिखर गए। पीछे खड़ी पूरी डेमन सेना उबल पड़ी। उत्साह से भरी दहाड़ों के साथ वे और तेज दौड़ने लगे। नीली और लाल आग मिलकर आग का समुद्र बन गई जो डिफेंस लाइन की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन उसी समय धड़ाम! अचानक एक भारी और तीखी धमाके की आवाज गूंजी जैसे शून्य से निकली हो। दहाड़ते हुए फ्लेम डेमन अचानक जम गया। उसका सिर, जो मजबूत स्केल से ढका हुआ था, ऐसे फट गया जैसे किसी ने हथौड़े से तरबूज तोड़ दिया हो। धमाके के साथ लाल स्केल, उबलता खून और काला दिमाग चारों तरफ बारिश की तरह गिरने लगा। आसपास खड़े कई डेमन उस गंदे खून से भीग गए। उसका विशाल शरीर लड़खड़ाया। भारी जड़त्व के कारण वो 2 कदम आगे बढ़ा, फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा। लाल रेत का बादल उठ गया। उसके शरीर पर बहती लावा जैसी डेमन पैटर्न तेजी से मंद पड़ गईं। कुछ ही सेकंड में पूरी तरह बुझ गईं। अब वहां सिर्फ एक सिरविहीन शरीर पड़ा था जो अभी भी भयंकर गर्मी छोड़ रहा था। उस पल समय जैसे रुक गया। दौड़ते हुए सभी डेमन स्तब्ध रह गए। उनके पंजे हवा में ही रुक गए। दहाड़ उनके गले में अटक गई। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। वो उनका लीडर था, एरिया का ओवरलॉर्ड फ्लेम डेमन। फिर उसका सिर अचानक कैसे उड़ गया। उसी समय आसमान में शू चुपचाप एक सिल्वर स्पेस गेट खुला। उसके चमकते किनारे ऐसे धड़क रहे थे जैसे सांस ले रहे हों। उस गेट से 1 दर्जन लोग बाहर निकले और ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर उतर गए। शियाची, झोमिंग, लिनरुई और बाकी लोग अभी अभी खड़े ही हुए थे कि उनकी नजर नीचे वेस्टलैंड पर गई। लाल मिट्टी पर पड़ा सिरविहीन डेमन और उसके आसपास खड़ी स्तब्ध डेमन सेना देखकर सभी के चेहरे जम गए, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी सांस रोक दी हो। एक ही शॉट और टियर 6 डेमन खत्म। झो मिंग का मुंह इतना खुल गया कि उसमें मुट्ठी आ सकती थी। उसकी आवाज सदमे से कांप रही थी। वो बार बार आंखें मल रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ ही पल पहले उन्होंने देखा था कि किन तियान ने सबको 10 किलोमीटर दूर इस जगह पर टेलीपोर्ट किया। फिर उसने जमीन से एक साधारण सा काला स्नाइपर राइफल निकाला। शांत चेहरे के साथ उसने गन सेट की, निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। सारी हरकतें इतनी आराम से हुई जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं हो। लेकिन किसने सोचा था 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से टियर 6 फ्लेम डेमन का सीधा हेडशॉट हो जाएगा।
जो मिंग के पास खड़ा लिन रुई अनजाने में अपनी लंबी तलवार को और कसकर पकड़ चुका था। उसकी उंगलियां दबाव से सफेद पड़ गई थीं। उसे अच्छी तरह पता था कि टियर 6 डेमन की डिफेंस कितनी खतरनाक होती है, खासकर फ्लेम डेमन, जिनके स्केल एडवांस्ड अलॉय से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। एपिसोड 387 हेवनली थंडर ने डेमन होड को खत्म किया, भाग 2। अगर झो मिंग और लिन रुई साथ मिलकर भी किसी टियर 6 ग्रेड फ्लेम डेमन को मारने की कोशिश करते तो भी उन्हें एक बेहद कठिन लड़ाई लड़नी पड़ती, और उस लड़ाई में कई गंभीर चोटें लगना लगभग तय था। लेकिन किन तियान का क्या? उसने तो बस अपनी उंगली हिलाई थी। इतनी आसानी से किसी टियर 6 डेमन को खत्म कर देना, ये उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा था। इसने तो स्पिरिचुअलिस्ट कॉम्बैट के बारे में उनकी समझ ही उलट दी। चांग शेंग ने मुंह खोला, वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसका गला सूखा और दर्द से भरा हुआ था। उसके मुंह से बस एक भारी सी सांस की आवाज निकली। उसने नीचे अपने बाएं कंधे के घाव को देखा, फिर किन तियान के हाथ में पकड़ी वो साधारण दिखने वाली काली स्नाइपर राइफल को देखा। अचानक उसके पैरों से लेकर सिर तक ठंडक दौड़ गई। अगर वो शॉट उसकी तरफ होता तो शायद उसका कोई निशान भी नहीं बचता। शियाची की नजरें किन तियान के हाथ में पकड़ी शैडो स्ट्राइक पर टिकी हुई थीं। गन पूरी तरह काली थी, उस पर कोई खास सजावट नहीं थी। देखने में ये बस एक मॉडिफाइड स्टैंडर्ड स्नाइपर राइफल जैसी लग रही थी, लेकिन अभी अभी उस गन से निकली ताकत ने टियर 6 एक्सपर्ट जैसे शियाची को भी अंदर तक ठंडा कर दिया था। ये जरूर 10 ग्रेड गन में से एक है, शियाची के दिल में पूरा यकीन था। सिर्फ लेजेंडरी 10 ग्रेड गन में ही इतनी भयानक पेनिट्रेशन और एक्यूरेसी हो सकती है, जो 10 किलोमीटर दूर से टियर 6 फ्लेम डेमन की डिफेंस को भेद सके और डेमोनिक ची के असर को नजरअंदाज कर सके। अनजाने में उसने अपने सिर को छुआ। उसके दिमाग में एक ख्याल आया, अगर वो शॉट उसकी तरफ आता तो क्या वो अपनी स्पीड और रिफ्लेक्स से बच पाता? जवाब साफ था, नहीं। ये एहसास होते ही शियाची का दिल जोर से सिकुड़ गया। अब उसकी नजरों में किन तियान के लिए सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि गहरी सतर्कता भी थी। चीजन बैटल ग्रुप का ये नया लीडर सिर्फ एक गन नहीं पकड़े हुए था, बल्कि एक ऐसा हथियार पकड़े था जो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता था। उसी समय किन तियान ने धीरे से गन नीचे की। उसकी आंखें बिल्कुल शांत थीं, जैसे उसने अभी अभी किसी चींटी को कुचला हो। उसने अपने पास खड़े लोगों की तरफ देखा। सभी लोग उसे हैरानी से घूर रहे थे। किन तियान हल्का सा मुस्कुराया। लगता है यहाँ की डेमोनिक ची मेरी गन को ज्यादा प्रभावित नहीं करती। मास्टर ऑफ आर्म्स के डिवाइन वेपन एम्परर में इवॉल्व होने के बाद किन तियान हर दिन कई हथियारों को नर्चर कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में शैडो स्ट्राइक की बेसिक परफॉर्मेंस दोगुनी हो चुकी थी, और ये अभी भी उसकी लिमिट नहीं थी। घोस्ट गन स्पिरिट भी पहले से ज्यादा मजबूत और ठोस हो चुका था। साफ था कि वो फिर से इवॉल्व हो चुका था। अब भले ही किन तियान सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल न करे, फिर भी सिर्फ शैडो स्ट्राइक की शार्पनेस ही टियर 6 डेमन के लिए घातक थी। अगर वो सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक की ताकत के साथ मिल जाए तो इन्फर्नल डेमन सी में बहुत कम टियर 6 प्राणी ऐसे होंगे जो एक शॉट सह सके। इसी बीच नीचे मौजूद डेमन भी आखिरकार अपनी हैरानी से बाहर आए। लीडर के मरने के बाद भी वे भागे नहीं, बल्कि और ज्यादा पागल हो गए। सबसे बड़ी बात, उन्होंने ऊपर हवा में इंसानों की खुशबू महसूस कर ली थी। ताजा, गर्म, जीवित इंसानों की खुशबू। इस खुशबू ने उनके अंदर छिपी लालच और भूख को पूरी तरह जगा दिया। अब उन्हें अपने लीडर की मौत का डर भी नहीं रहा। रोआर! अचानक हजारों डेमन की भयानक दहाड़ गूंजी। वे सब एक साथ मुड़े। उनकी खून जैसी लाल आंखें ऊपर किन तियान और बाकी लोगों पर टिक गईं। कुछ डेमन चारों पैरों पर दौड़ते हुए पागलों की तरह ऊंचाई की तरफ चढ़ने लगे। उनके पंजे लाल मिट्टी को गहराई तक चीरते जा रहे थे। कुछ डेमन वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपने मुंह खोल दिए और भूतिया नीली आग के गोले और लाल लावा बम आसमान की तरफ फेंकने लगे। एक पल में पत्थर के प्लेटफॉर्म पर आग की बारिश होने लगी। शियाची की आंखें तेज हो गईं। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डिफेंस एक्टिव कर दी। झो मिंग की बैटल स्वॉर्ड ठंडी चमक छोड़ने लगी। लिन रुई ने अपनी लंबी तलवार सामने पकड़ ली। चांग शेंग और बाकी लोगों ने स्पिरिट शील्ड बना लिए। वे सब अनुभवी योद्धा थे। ऐसे हमलों से बचना उनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन उसी समय किन तियान नीचे उफनती डेमन सेना को देख रहा था। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान थी। उसने हल्के से अपने पैर से जमीन को छुआ। अगले ही पल उसका शरीर तीर की तरह आसमान में उड़ गया। तेज हवा में उसके कपड़े जोर से फड़फड़ा रहे थे। धड़ाम! जैसे ही किन 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उसके आसपास चमकदार गहरे बैंगनी बिजली फट पड़ी। अभी तक धुंधला आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। गरजते हुए बादल पूरे आसमान में फैल गए। उन बादलों के अंदर गहरी बैंगनी बिजली सांपों की तरह लहरा रही थी। किन तियान तूफानी बादलों के नीचे हवा में खड़ा था।
उसके चारों तरफ अनगिनत छोटी बैंगनी बिजली की धाराएं घूम रही थीं। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर उतर आया कोई थंडर गॉड हो। किन तियान की आवाज गूंजी, हेवन की रॉथ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसी ताकत थी जैसे स्वर्ग और धरती के नियम उसके साथ बोल रहे हों। जैसे ही उसने ये कहा, आसमान के बादल और ज्यादा उग्र हो गए। ड्रम जितनी मोटी गहरी बैंगनी बिजली बादलों को चीरते हुए नीचे गिरने लगी। बिजली की बारिश सीधे डेमन सेना पर टूट पड़ी। कड़क पहली बिजली बिल्कुल सटीक गिरकर सबसे आगे दौड़ते रेड फ्लेम डेमन पर पड़ी। वो भयानक चीख भी नहीं निकाल पाया। एक ही पल में उसका पूरा शरीर राख बन गया। उसका कोई निशान भी नहीं बचा। फिर दूसरी बिजली, तीसरी, और उसके बाद अनगिनत बिजली। आसमान से घनी बारिश की तरह बिजली गिरने लगी। हर एक बिजली बिल्कुल सटीक एक डेमन पर गिर रही थी, चाहे मोटी चमड़ी वाला फायर सालामेंडर हो या नीली आग वाला छोटा फ्लेम डेमन। सब के सब इन बैंगनी बिजली के सामने सूखी घास जैसे थे। ज्यादातर डेमन तो चीखने का मौका भी नहीं पा रहे थे। वे सीधे राख में बदल रहे थे। बिजली ने मौत का एक विशाल जाल बना दिया। पूरी डेमन सेना उस जाल में फंस चुकी थी। कुछ ही पलों में उफनती हुई डेमन सेना तेजी से खत्म होने लगी। लाल जमीन अब बैंगनी रोशनी से चमक रही थी। हवा में जले हुए शरीरों की तेज बदबू फैल गई। ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े शियाची, झो मिंग और बाकी लोग ये सब देखकर पत्थर की तरह खड़े रह गए। उनके चेहरे पर जो हैरानी थी वो उस समय से भी ज्यादा थी जब किन तियान ने एक शॉट में फ्लेम डेमन को मार दिया था। वे सब आंखें फाड़कर आसमान में खड़े किन तियान को देख रहे थे और उस भयानक बैंगनी बिजली को भी। झो मिंग धीरे से बड़बड़ाया, ये कैसा थंडर स्किल है? इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? उसकी आवाज अविश्वास से भरी थी। उसने अपने जीवन में इतनी दबंग बिजली कभी नहीं देखी थी। ये सच में डेमनों की नेमेसिस थी, जो उन्हें बिना निशान छोड़े राख में बदल रही थी। लिन रुई भी पूरी तरह स्तब्ध था। उसने गहरी सांस ली और मुश्किल से बोला, मैंने दूसरे टियर 6 थंडर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट देखे हैं, लेकिन उनकी बिजली कमांडर किन की बिजली के सामने कुछ भी नहीं है। चांग शेंग की नजरें अभी भी किन तियान पर टिकी हुई थीं। वो किन तियान से निकलती स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस कर रहा था। अचानक उसके चेहरे पर और भी हैरानी आ गई। काफी देर बाद वो चिल्लाया, अविश्वसनीय! ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। कमांडर किन अभी टियर 6 तक पहुंचे भी नहीं हैं। ये सुनते ही सब लोग चौंक गए। उन्होंने तुरंत किन तियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस किया। घनी थी, लेकिन फिर भी टियर 5 की ही आभा थी। ये देखकर सब लोग और ज्यादा शॉक्ड हो गए। अगर किन तियान टियर 6 एक्सपर्ट होता तो इतनी भयानक थंडर ताकत दिखाना समझ में आता, क्योंकि टियर 6 पावर हाउस के पास बैटलफील्ड को हिला देने वाली ताकत होती है। लेकिन किन तियान अभी भी टियर 5 था, फिर भी वो इतना भयानक बैटलफील्ड डिस्ट्रक्शन दिखा रहा था। यह उनकी समझ से पूरी तरह बाहर था। इन सब लोगों में सिर्फ शियाची ही था जो किन तियान की असली ताकत जानता था। हालांकि उसकी स्पिरिचुअल एबिलिटी अभी टियर 5 4 स्टार थी, लेकिन फिर भी वो अपनी ताकत से टियर 6 सिल्वर विंग डेमन का सामना कर सकता था। पहले शियाची को लगा था कि किन तियान किसी खास ट्रिक या हथियार के भरोसे अपनी लेवल से ऊपर लड़ पाता है, लेकिन अब उसे एहसास हो गया उसने किन तियान को काफी कम आंका था। ये भयानक बिजली तो टियर 6 डेमन को भी पूरी तरह कुचल सकती थी। ऐसे ताकतवर साथी के साथ जिंगयुआन बैटल ग्रुप आखिरकार चैन की सांस ले सकता था और थोड़ी राहत भी पा सकता था। एपिसोड 388 हीलिंग। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। जंगली इलाके के ऊपर लगातार गूंजती गरज आसमान को हिला रही थी। गहरे बैंगनी रंग की सेलेस्टियल बिजली मूसलाधार बारिश की तरह गिर रही थी और हर एक बिजली बिल्कुल सटीक अपने टारगेट पर गिर रही थी। जहां भी बिजली गिरती वहां डेमन के पूरे झुंड पल भर में भाप बनकर गायब हो जाते। टियर 2 और टियर 3 के लिटिल फ्लेम डेमन तो चीखने का मौका भी नहीं पा रहे थे, सीधे राख बन जा रहे थे। टियर 4 रेड फ्लेम डेमन थोड़ी देर तक तड़पते, लेकिन उसके बाद गिरने वाली दूसरी सेलेस्टियल बिजली उन्हें पूरी तरह खत्म कर देती। उधर अदृश्य सिस्टम पैनल पर इवोल्यूशन पॉइंट पागलों की तरह बढ़ रहे थे। डेमन के शवों से टैलेंट लाइट स्फीयर भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे, लेकिन किन तियान उन्हें तुरंत टैलेंट रिसाइकलिंग स्टेशन में फेंक देता। ये लो लेवल टैलेंट उसके किसी काम के नहीं थे। डेमनों के खिलाफ सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर का 1000% एक्स्ट्रा डैमेज मानो इसी तरह के नरसंहार के लिए बना था। सामने मौजूद ज्यादातर डेमन लो लेवल के थे, उनके पास कोई रेजिस्टेंस ही नहीं था। कभी कभी कोई टियर 5 डेमन दिख भी जाता, लेकिन किन तियान के खास ध्यान में आने के बाद वो 3 से ज्यादा सेलेस्टियल बिजली नहीं झेल पाता। हिंसक बिजली की धाराएं उसके स्केल्स के बीच की दरारों से शरीर में घुस जाती और एक पल में उसकी सारी जिंदगी खत्म कर देती। तूफानी बादलों के बीच हवा में खड़ा किन तियान नीचे तेजी से साफ होते बैटलफील्ड को देख रहा था। उसके मन में हल्की सी अफसोस की भावना आई।
अभी उसके पास सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल का थंडर स्किल था, सेलेस्टियल थंडरफॉल। इसी वजह से वो सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर की असली ताकत पूरी तरह रिलीज नहीं कर पा रहा था। अगर इस समय उसके पास सिल्वर लेवल का थंडर स्किल होता तो डेमनो पर सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर की नेचुरल दबाव शक्ति और थंडर सील के प्रतिशत डैमेज के साथ वो सिर्फ थंडर मैजिक से ही टियर 6 डेमन से लड़ने का कॉन्फिडेंस रखता। कड़क आखिरी सेलेस्टियल बिजली गिरी। भागता हुआ आखिरी फायर सालामेंडर सीधे कोयला बन गया। किंतियान ने अपने आसपास की बिजली को हटा दिया। काले बादल धीरे धीरे हटने लगे। हवा का बहाव नीचे उतरने लगा। किंतियान भी धीरे धीरे नीचे उतर आया। जब उसके मिलिट्री बूट लाल मिट्टी पर पड़े तो हल्की सी आवाज आई, मिशन कंप्लीट। किंतियान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो हजारों डेमन को खत्म करना उसके लिए बस कंधे पर जमी ज्वालामुखी की राख झाड़ने जैसा छोटा काम हो। जब सबने उस आदमी को देखा जो अभी अभी बिजली के बीच खड़ा था और अब शांत होकर जमीन पर उतर रहा था, तो कुछ देर पहले का विनाशकारी दृश्य और उसकी अभी की शांति एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट बना रहे थे। शियाची और बाकी लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, मानो उनके दिल का भारी बोझ एक साथ उतर गया हो। उनकी टेंशन धीरे धीरे खत्म हो गई। अब उन्हें एहसास हो गया था, जिंगयुआन बैटल ग्रुप को आखिरकार एक भरोसेमंद और ताकतवर साथी मिल गया था। कुछ देर बाद जिंगयुआन बैटल ग्रुप के टेंट के अंदर तेज हवा टेंट के कपड़े से टकरा रही थी। ज्वालामुखी की राख कपड़े पर पड़कर हल्की आवाज कर रही थी, कैप्टन किन बैठिए। शियाची खुद आगे बढ़ा और एक लकड़ी का स्टूल खींचकर किंतियान के लिए रखा। उसके हाथ की कठोर हथेलियां लकड़ी की खुरदरी सतह से टकराईं। उसके चेहरे पर हैरानी भरी मुस्कान थी। आपने जो अभी दिखाया उसने सच में हमारी आंखें खोल दी। मैंने सेना में कई साल बिताए हैं, बहुत से थंडर एलिमेंट स्पिरिचुअलिस्ट देखे हैं, लेकिन इतना दबंग सेलेस्टियल थंडर मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे ये खास तौर पर डेमन को मारने के लिए पैदा हुआ हो। उसकी बात खत्म होते ही झो मिंग ने जोर से सिर हिलाया। कैप्टन सही कह रहे हैं, थंडर स्किल वैसे भी डार्क क्रिएचर को दबाता है, लेकिन कैप्टन किन की बिजली वो कुछ पल रुका। उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिर उसने कहा, बिल्कुल बेवजह दबंग। लिन रुई ने भी सिर हिलाया। उसकी उंगलियां अनजाने में उसकी लंबी तलवार की मूठ को रगड़ रही थीं। टियर 5 डेमन की डिफेंस बहुत मजबूत होती है। सामान्य थंडर स्किल से बस थोड़ा जलता है, लेकिन अभी जिन टियर 5 डेमन पर बिजली गिरी, 2 या 3 सेलेस्टियल बिजली के बाद वे सीधे उड़ती राख बन गए। ऐसी ताकत बहुत कम टियर 6 थंडर स्पिरिचुअलिस्ट दिखा सकते हैं। बाकी लोग भी सहमति में सिर हिलाने लगे। सबके मन में एक ही ख्याल था, कैप्टन किन अभी टियर 5 है। अगर वो टियर 6 तक पहुंच गया तो उसकी थंडर स्किल कितनी भयानक हो जाएगी। किंतियान स्टूल पर बैठ गया। लकड़ी से हल्की चरमराहट की आवाज आई। उसने सबकी आंखों में मौजूद हैरानी देखी और हल्का मुस्कुराया। बस सही तरह की दबाव शक्ति है। कैप्टन किन बहुत विनम्र हैं। शियाची ने हाथ हिलाया। उसकी आंखों में मुस्कान और गहरी हो गई। आपकी ताकत देखने के बाद मुझे आने वाली जॉइंट डिफेंस के लिए पूरा कॉन्फिडेंस है। क्यों ना हम अभी डिफेंस प्लान डिटेल में डिस्कस करें? कोई दिक्कत नहीं। किंतियान ने सिर हिलाया। तभी अचानक खां 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 टेंट के अंदर जोरदार खांसी गूंज उठी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई टूटा हुआ धौंकनी अचानक खींच दिया गया हो। सबने आवाज की तरफ देखा। चांग शेंग झुककर खड़ा था। वह अपने मुंह को कसकर ढक रहा था। उसकी उंगलियों के बीच से दर्द भरी कराह निकल रही थी। जब उसने मुश्किल से अपना हाथ हटाया तो उसकी हथेली में गहरा लाल खून दिखाई दिया। वो खून खांस रहा था। पुराना घाव है, कुछ खास नहीं। चांग शेंग ने जबरदस्ती हाथ हिलाया। उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। माथे पर पसीने की बूंदें थीं। तुम लोग बात जारी रखो, मेरी चिंता मत करो, कुछ खास नहीं। शियाची की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आवाज सख्त हो गई। रेजिमेंट की हीलिंग दवा बहुत पहले खत्म हो चुकी है। तुम्हारे घाव में मौजूद डेमोनिक ची को वुड स्पिरिचुअल एनर्जी भी साफ नहीं कर पा रही। तुम अभी दोबारा बैटलफील्ड में नहीं जाओगे, वरना ये चोट सच में तुम्हें मार सकती है। मैं सच में ठीक हूँ, चांग शेंग जिद करने लगा, लेकिन झो मिंग की सख्त आवाज ने उसे रोक दिया। तुम्हें अपनी हालत पता नहीं है। फायर पॉइजन तुम्हारे अंगों में घुस चुका है। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो जब ये पूरे शरीर में फैल जाएगा तब भगवान भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। चांग शेंग कुछ बोलने ही वाला था कि तभी एक शांत आवाज गूंजी, इसे मुझे संभालने दो, मुझे थोड़ी हीलिंग टेक्निक आती है। ये सुनकर सब लोग एक साथ मुड़े। उनकी आंखों में अविश्वास था। किंतियान अभी अभी एक बेहद ताकतवर थंडर स्पिरिचुअलिस्ट के रूप में सामने आया था, तो फिर उसे हीलिंग कैसे आती है? ये तो बहुत बड़ा फर्क था। किंतियान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया।
अगले ही पल उसके हाथ से नरम हरी रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी वसंत की छोटी धारा की तरह चांग शेंग के शरीर पर बहने लगी। चांग शेंग का पूरा शरीर कांप गया। उसे महसूस हुआ कि गर्माहट उसके रोम छिद्रों से अंदर जा रही है। वो गर्माहट शरीर के अंदर अनगिनत धाराओं में बदल गई। वे उसकी हड्डियों और नसों में घूमने लगी। बाएं कंधे का जलता हुआ दर्द अचानक गायब हो गया। उसकी जगह हल्की खुजली जैसा एहसास होने लगा, जैसे अनगिनत छोटे हाथ धीरे धीरे उसकी टूटी नसों और हड्डियों को ठीक कर रहे हों। सबसे चमत्कारी बात यह थी कि उसके अंगों में जमा फायर पॉइजन मानो अपने दुश्मन से टकरा गया हो। वो तेजी से घुलने लगा। कुछ ही सेकंड में चांग शेंग सीधा खड़ा हो गया। उसका पीला चेहरा वापस सामान्य रंग में आ गया। उसकी आंखों की लाल नसें भी काफी कम हो गईं। उसने अपना कंधा घुमाया। पहले जो हाथ उठाना भी मुश्किल था, अब वो आसानी से घूम रहा था। जरा भी जकड़न नहीं थी। ये ठीक हो गया? चांग शेंग की आंखें फैल गईं। वो अपने कंधे को ऐसे छू रहा था जैसे सपना देख रहा हो। टेंट के अंदर मौजूद सभी लोग हैरान होकर ये सब देख रहे थे। शियाची अनजाने में आधा कदम आगे बढ़ गया। उसने चांग शेंग को देखा, फिर किन तियान के हाथ में बची हरी रोशनी को देखा। उसका गला सूख गया। बैटलफील्ड में वो थंडर स्किल का राजा है जो स्वर्ग की सजा बुला सकता है, लेकिन बैटलफील्ड के बाहर वो हाथ हिलाकर गंभीर चोटों को ठीक करने वाला दिव्य हीलर बन जाता है। स्पेशल टेलीपोर्टेशन से 70 किलोमीटर की दूरी पार कर सकता है। रून स्नाइपर राइफल से दूर बैठकर टियर 6 डेमन को हेडशॉट कर सकता है। सेलेस्टियल पनिशमेंट डिवाइन थंडर से पूरी डेमन सेना को खत्म कर सकता है और हरी रोशनी से फायर पॉइजन भी साफ कर सकता है। किन तियान के आने के कुछ ही घंटों में उसने जितनी ताकत दिखाई थी, हर एक चीज पिछली से ज्यादा चौंकाने वाली थी। शियाची ने गहरी सांस ली। अचानक उसके मन में एक ख्याल आया। शायद इस युद्ध में सबसे किस्मत वाली बात यह थी कि डिवीजन ने किन तियान को ब्रोकन ब्लेड डिफेंस लाइन पर भेजा था। एपिसोड 389 लाइफ पल्स। कैप्टन किन, आपके हीलिंग के लिए थैंक यू। चांग शेंग ने किन तियन के सामने गहरा झुककर सलाम किया। उसकी आवाज में कृतज्ञता साफ झलक रही थी। वो अपनी हालत सबसे अच्छे से जानता था। जैसा झो मिंग ने कहा था, टियर 6 डेमन द्वारा छोड़ा गया फायर पॉइजन बहुत पहले ही उसके अंदरूनी अंगों तक फैल चुका था। बैटलियन के सिस्टम स्पिरिचुअलिस्ट ने हर तरीका आजमाया था, लेकिन बस उसे किसी तरह दबाकर रखा गया था, जैसे उसके शरीर के अंदर कोई टिकिंग टाइम बम हो जो कभी भी उसकी जान ले सकता था। लेकिन किन तियन ने सिर्फ हाथ उठाया और कुछ ही सेकंड में उस जानलेवा मुसीबत को पूरी तरह खत्म कर दिया। वो सच में समझ नहीं पा रहा था कि इस एहसान का बदला कैसे चुकाए। किन तियन ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, हम सब एक ही डिफेंस लाइन की रक्षा कर रहे हैं। हम साथी हैं। एक दूसरे की मदद करना तो नॉर्मल बात है, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी नजर टेंट के अंदर घुमा दी। शियाची, झो मिंग, लिन रुई, सबकी आंखें लाल थीं, जैसे कई रातों से सोए ही न हो। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और सीधे खड़े होने के बावजूद उनकी थकान साफ दिख रही थी। किन तियन ने सबको देखा और हल्का सा मुस्कुराया। जब सब यहाँ हैं, तो क्यों ना मैं शिंगयुआन बैटल ग्रुप के सारे भाइयों को भी रिकवर कर दूं? जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, टेंट के अंदर मौजूद हर इंसान की आंखों में हैरान कर देने वाली खुशी चमक उठी। अभी अभी उन्होंने चांग शेंग का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। टियर 6 फायर पॉइजन जैसी चीज को भी खत्म करने वाली ताकत अगर पूरे शिंगयुआन बैटल ग्रुप पर इस्तेमाल हो जाए तो ये सच में जान बचाने वाली बरसात जैसा होगा। शियाची ने अचानक सिर उठाया। उसकी भूरी आंखों में मौजूद लाल लकीरें जैसे थोड़ी चमक उठी। उसी पल स्विश, किन तियन ने हाथ उठाया। उसकी हथेली से फूटने वाली हरी रोशनी जेड जैसी नरम थी। आंखें चुभाने वाली नहीं, लेकिन उसमें दिल को झकझोर देने वाली लाइफ फोर्स भरी हुई थी। वो हरी रोशनी उसकी हथेली से निकलकर लहरों की तरह फैलने लगी, जैसे समुद्र की ज्वार की लहरें हों। केंद्र किन तियन था और रोशनी चारों तरफ फैलती चली गई। जहां से भी वो गुजरी, वहां टेंट का खुरदुरा कपड़ा हल्के हरे रंग में रंग गया। सिर्फ एक सांस के समय में ही ये हरी रोशनी बांध की तरह बहती हुई पूरे इलाके में फैल गई। पूरा शिंगयुआन बैटल ग्रुप कैंप उस रोशनी में डूब गया। हजारों सैनिक उस हरी चमक के अंदर समा गए। कैंप के अलग अलग हिस्सों से हल्की कराहें सुनाई देने लगीं। हर सैनिक को साफ महसूस हो रहा था कि कोई शक्तिशाली लाइफ एनर्जी उनके शरीर में बह रही है, जैसे वसंत की गर्म धूप जमी हुई जमीन को पिघला रही हो, या जैसे सूखे पौधों को अचानक लंबे समय बाद बारिश मिल जाए। उनकी सूखी पड़ी मेरिडियन धीरे धीरे पोषित होने लगी। उनके घावों में झंझनाहट और खुजली महसूस होने लगा। भयानक निशान तेजी से फीके पड़ने लगे, पपड़ी बनकर गिरने लगे और उनके नीचे से नई कोमल त्वचा दिखाई देने लगी। शरीर में छिपा हुआ फायर पॉइजन काले धुएं की तरह बाहर निकलकर उस हरी रोशनी में गायब हो गया। यहाँ तक कि हड्डियों में जलने वाला दर्द भी बिना किसी निशान के गायब हो गया।
कई दिनों की लगातार लड़ाई से जमा हुई थकान तेज धूप में पिघलती बर्फ की तरह गायब होने लगी। हड्डियों के अंदर तक भरी थकावट पल भर में खत्म हो गई। उसकी जगह एक अजीब सा हल्कापन और आराम महसूस होने लगा। और सबसे हैरान करने वाली बात, जैसे शरीर के अंदर छुपी हुई ताकत जाग उठी हो। सोई हुई मांसपेशियां हल्की गूंज पैदा करने लगी। हाथ पैर पहले से ज्यादा फुर्तीले हो गए। यहां तक कि सांस लेना भी कई गुना ज्यादा स्मूथ हो गया। ये शियाची ने अपने हाथों को नीचे देखा। उन हाथों पर जो कभी घावों और मोटे कॉल्स से भरे रहते थे, अब त्वचा नई जैसी स्मूथ हो गई थी। यहां तक कि जोड़ों के पास के मोटे कॉलस भी लगभग गायब हो चुके थे। उसका शरीर जो पहले शीशे जितना भारी लग रहा था, अब इतना हल्का लग रहा था जैसे उड़ सकता हो। वो तुरंत मुड़ा और झो मिंग की आंखों से टकराया। यह आमतौर पर शांत रहने वाला वाइस कैप्टन अभी अपने कंधे को घुमा रहा था। कुछ दिन पहले फ्लेम डेमन के पंजों ने उसके कंधे को बुरी तरह फाड़ दिया था और टेंडन तक घायल हो गए थे, लेकिन अब वो कंधा पूरी तरह आजादी से हिल रहा था। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ बह रही थी। ये रेंज वाइड ग्रुप हीलिंग है, लिन रुई अचानक चिल्लाया। वो पहले चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पुराने घाव को दबा रहा था, लेकिन अब उसके शरीर में जबरदस्त ताकत भर गई थी। ये सिर्फ हीलिंग और डिटॉक्स नहीं है, मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पिरिचुअल एनर्जी भी पीक पर लौट आई है और ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत और स्पीड दोनों बढ़ गई हैं। अगर ये स्किल अचानक बैटलफील्ड में इस्तेमाल हो जाए तो पल भर में हारती हुई लड़ाई को पलट सकती है, टूटती हुई डिफेंस लाइन को फिर से स्टील के किले में बदल सकती है। शियाची के दिल में जबरदस्त झटका लगा। उसने किन तियन को देखा। हैरानी और सम्मान दोनों उसकी आंखों में थे। इतनी बड़ी रेंज में इतनी ताकतवर हीलिंग एबिलिटी शायद कोई टियर 6 वुड स्पिरिचुअलिस्ट भी हासिल न कर पाए। किन तियन आखिर और कितने ट्रम्प कार्ड छुपाकर बैठा है। उधर टेंट के बाहर सैनिकों की चीख पुकार लगातार गूंज रही थी। मेरा घाव सूख गया, अभी थोड़ी देर पहले तो उसमें पस निकल रही थी। ये क्या हो रहा है? क्या कोई भगवान आ गया है? मेरा पूरा शरीर गर्म लग रहा है, जरा भी थकान नहीं। ओल्ड सॉन्ग को देखो, उसका हाथ जो डेमन वुल्फ ने काट दिया था। ओह माय गॉड, वो वापस उग आया। ये हरी रोशनी मेन टेंट की तरफ से आई है। सैनिक हैरान भी थे और खुश भी। कोई अपने ठीक हुए घावों को छूकर बेवकूफों की तरह हंस रहा था, कोई अपनी जगह पर उछल कूद कर रहा था, शरीर की नई ताकत महसूस करते हुए। कुछ लोग मेन टेंट की तरफ देखते हुए कंफ्यूज और एक्साइटेड थे। जो कैंप कुछ देर पहले बिल्कुल मरा मरा सा लग रहा था, अब उसमें अचानक जबरदस्त एनर्जी भर गई थी। हर तरफ नई जान आ गई थी। यहां तक कि हवा में फैली सल्फर की बदबू भी जैसे थोड़ी कम हो गई थी। टेंट के अंदर खड़ा किन तियन बाहर उमड़ती भीड़ को देख रहा था। उसके चेहरे पर शांत मुस्कान थी। उसके लिए ये बस अपनी एबिलिटी का एक साधारण इस्तेमाल था, लेकिन शिंगयुआन बैटल ग्रुप के लिए ये बिल्कुल निराशा के बीच मिला जीवन दान था। यह है एबिलिटी जो वर्डेंट वाइल्ड्स के सोवरेन से मिली थी, एक नाम से जानी जाती थी, लाइफ पल्स। लाइफ पल्स यह एबिलिटी यूजर को केंद्र बनाकर एक फील्ड बनाती है। इस फील्ड के अंदर मौजूद फ्रेंडली फोर्स को लाइफ का गिफ्ट मिलता है। उनके शरीर के घाव तेजी से हील होते हैं, ताकत और स्पीड में बड़ा बूस्ट मिलता है और हर सांस के साथ लाइफ एनर्जी लगातार रिफिल होती रहती है। जो दुश्मन इस फील्ड में प्रवेश करते हैं वे लाइफ सप्रेशन की स्थिति में फंस जाते हैं। उनकी हरकतें धीमी हो जाती हैं और उनकी लाइफ फोर्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसके अलावा यूजर जमीन, पानी और आसपास के वातावरण व जीवों से लाइफ फोर्स खींचकर खुद को या दूसरों को भी हील कर सकता है। इससे पहले किन तियन ने कभी लाइफ पल्स को फील्ड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इस बार करीब 10,000 सैनिकों के सामने ये एबिलिटी अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आई और चारों तरफ सबसे शानदार लाइफ एनर्जी फैल गई। एपिसोड 390 लाइफ पल्स भाग 2। शियाची ने टेंट के बाहर कैंप की तरफ देखा। कुछ देर पहले तक जो जगह थकी और टूटी हुई लग रही थी, अब वहां फिर से जिंदगी लौट आई थी। फिर उसने किन तियन के शांत चेहरे की तरफ देखा। उसके दिल में उठती भावनाएं जैसे फटने वाली थीं। उसने गहरी सांस ली। उसके मिलिट्री बूट लाल मिट्टी से टकराए और हल्की आवाज हुई। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर सैल्यूट किया। कमांडर किन, शिंगयुआन बैटल ग्रुप के सभी भाइयों की तरफ से आपकी मदद के लिए थैंक यू। उसकी आवाज में हल्का कंपन था जिसे वो छुपा नहीं पा रहा था। उसकी भूरी आंखों में तेज चमक उठी थी। ये हरी रोशनी सिर्फ सैनिकों के घाव ही नहीं भर रही थी, बल्कि पूरे बैटल ग्रुप के टूटने के कगार पर पहुंचे मनोबल को भी फिर से जोड़ रही थी। स्विश। टेंट के अंदर मौजूद दर्जन भर ऑफिसर्स ने एक साथ हाथ उठाए। एक जंगल की तरह कई सैल्यूट एक साथ खड़े हो गए। उनके हाथ थोड़े कांप रहे थे, शायद एक्साइटमेंट की वजह से, लेकिन उनके दिल की भावना बिल्कुल साफ थी। थैंक यू कमांडर किन। रेड अर्थ फ्रंट लाइन से आती हवा, जिसमें नई उगती घास की ताजगी मिली हुई थी, टेंट के अंदर आई।
वो हवा उन चेहरों को छूकर गुजरी जिनका फाइटिंग स्पिरिट फिर से जल उठा था। वही हवा किन तियन की आंखों में चमकती नरम रोशनी से भी गुजर गई। किन तियन ने भी हाथ उठाकर जवाब में सैल्यूट किया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, दोस्तों, साथियों के बीच इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। मेरी राय है कि हम पहले जॉइंट डिफेंस प्लान फाइनल कर लें। अभी वही सबसे जरूरी है। शियाची ने अपना हाथ नीचे किया और जोर से सिर हिलाया। उसकी आवाज अब साफ और मजबूत थी, जैसे अभी अभी हील हुआ हो। कमांडर किन सही कह रहे हैं। पहले प्लान फाइनल करते हैं। टीएबी बैटल ग्रुप अभी भी हमारे जवाब का वेट कर रहा है। बात अब ऑफिशियल मामलों पर आ गई थी, लेकिन आज किन तियन ने शिंगयुआन बैटल ग्रुप के लिए जो किया था, शियाची ने उसे अपने दिल में गहराई से याद रख लिया। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर कभी चिजिन बैटल ग्रुप मुश्किल में पड़ा तो शिंगयुआन बैटल ग्रुप पूरा कर्ज चुकाएगा, चाहे उन्हें अपनी सारी ताकत क्यों न झोंकनी पड़े। कुछ देर बाद टेंट के अंदर असली चर्चा शुरू हुई। किन तियन और शियाची टेबल के सामने बैठे थे। उनकी उंगलियां डिफेंस मैप पर रेड अर्थ पास और मैग्मा रिफ्ट वैली के ऊपर घूम रही थी। झो मिंग, लिन रुई और बाकी ऑफिसर्स उनके आसपास खड़े थे। कभी कभी वे किसी डिफेंस लाइन पर सैनिकों की तैनाती के बारे में चर्चा करते और टेलीपोर्ट नोड्स की डिटेल्स पर धीरे धीरे बात करते। तीनों बैटल ग्रुप का जॉइंट डिफेंस प्लान धीरे धीरे साफ होने लगा। टेंट के अंदर अब सल्फर की गंध के अलावा एक और चीज भर गई थी, वो थी युद्ध की गंभीर रणनीति। उधर टेंट के बाहर शिंगयुआन बैटल ग्रुप के सैनिक लंबे समय तक वहीं खड़े रहे। हजारों आंखें एक ही दिशा में देख रही थीं। मेन टेंट, जैसे भक्त आसमान के सितारों की तरफ देखते हों। कुछ देर पहले की हरी रोशनी सच में चमत्कार जैसी थी। उसने न सिर्फ उनके शरीर के घाव मिटा दिए थे, बल्कि कई दिनों की थकान भी पूरी तरह खत्म कर दी थी। अब हर सैनिक में नई ऊर्जा भरी हुई थी। एक जवान सैनिक ने अपने ठीक हुए हाथ को छूते हुए कहा, ये जरूर कमांडर किन ने किया होगा। उसके आसपास खड़े लोग तुरंत सिर हिलाने लगे। आज शिंगयुआन बैटल ग्रुप में सिर्फ एक ही बाहरी व्यक्ति आया था, चिजन बैटल ग्रुप का कमांडर किन। किसी ने धीरे से कहा, काश मैं कमांडर किन को एक बार फिर देख पाता। ये बात कई लोगों के दिल में थी। कम से कम सामने जाकर थैंक यू तो कहना था। रेड सॉइल की हवा उठी और उन चेहरों को छूकर गुजरी जो उम्मीद से भरे थे। मेन टेंट का कपड़ा हवा में हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे उसके अंदर कोई ऐसा राज छिपा हो जो पूरी डिफेंस लाइन को रोशन कर सकता हो। कुछ देर बाद, अभी के लिए प्लान फाइनल है। बाद में मैं कमांडर लुओ यी से मिलकर टीएबी बैटल ग्रुप से जुड़ी बाकी डिटेल्स पर बात करेंगे। किन तियन खड़ा हो गया। उसके मिलिट्री बूट जमीन पर मजबूती से टिके। उसने अपना हाथ शियाची की तरफ बढ़ाया। कमांडर शिया और आप सब लोग, मुझे अब चिजिन बैटल ग्रुप की तरफ कुछ काम संभालने हैं, इसलिए अब मैं चलता हूँ। शियाची ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी नजर गंभीर थी। कमांडर किन, आज आपकी मदद बिल्कुल सही समय पर आई। आइए इस डिफेंस लाइन को मिलकर बचाते हैं। झो मिंग, लिन रुई और बाकी लोग भी खड़े हो गए। उनकी नजरें उन दोनों के जुड़े हुए हाथों पर टिक गईं। टेंट के अंदर की हवा जैसे एक मजबूत बंधन में बदल गई थी। पहले की थकान और निराशा पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अब सिर्फ एक चीज बची थी, साथ मिलकर लड़ने का जोश। किन तियन ने भी मजबूती से हाथ दबाया। उसकी उंगलियों ने सामने वाले का दृढ़ निश्चय महसूस किया। उसके होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। हाँ, हम जरूर कर सकते हैं। शियाची खुद किन तियन को टेंट के बाहर तक छोड़ने आया। जैसे ही सैनिकों ने उसे देखा, सब रुक गए। उनकी आंखों में कृतज्ञता और सम्मान था। अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, थैंक यू कमांडर किन। फिर तुरंत कई आवाजें एक साथ उठीं। धन्यवाद की वो लहर पूरे कैंप में फैल गई। रेड अर्थ के आसमान में वो आवाज काफी देर तक गूंजती रही। किन तियन ने हाथ उठाकर सबको सैल्यूट किया। कुछ ही पल बाद उसके सामने सिल्वर स्पेस गेट खुलने लगा, लेकिन उसी समय वो अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। शियाची और टेंट के बाहर सीधी लाइन में खड़े शिंगयुआन सैनिक। वे चेहरे जो अभी थोड़ी देर पहले लाइफ की हरी रोशनी में नहाए थे, अब हवा में मजबूत और जिद्दी नजर आ रहे थे। किन तियन ने हाथ उठाया। धूप में चमकता हुआ एक परफेक्ट मिलिट्री सैल्यूट। अलविदा मेरे साथियों। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, सैनिकों की आवाज लहर बनकर उठी। कमांडर किन अलविदा। आवाज टेंट से टकराई और दूर ज्वालामुखी के पहाड़ों तक गूंज गई। अगले ही पल किन तियन की आकृति स्पेस गेट के अंदर गायब हो गई। सिल्वर रोशनी धीरे धीरे सिकुड़ गई। आखिर में वो सिर्फ एक छोटी सी चमक बनकर रेड सॉइल में बिखर गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। शियाची कुछ देर तक उस खाली जमीन को देखता रहा। हवा ज्वालामुखी की राख उड़ाते हुए गुजरी, लेकिन अब उसमें सल्फर की तेज बदबू नहीं थी। उसमें नई उगती घास की हल्की खुशबू मिली हुई थी। वो लाइफ पल्स की बची हुई गर्माहट थी और नई उम्मीद की खुशबू भी। कुछ समय बाद कमांडर, खड़ी चट्टान के नीचे स्पेस गेट खुला।
पास में पहरा दे रहे चिजिन बैटल ग्रुप के सैनिक तुरंत सीधा खड़े हो गए और स्टैंडर्ड मिलिट्री सैल्यूट किया। उनकी आर्मर आपस में टकराई और चट्टानों के बीच साफ आवाज गूंज उठी। किन तियन ने हल्का सिर हिलाकर जवाब दिया। उसकी नजर सैनिकों के दृढ़ चेहरों से गुजरते हुए पास की खुली जमीन पर जा टिकी। वहां सैकड़ों डेमन की लाशें बिखरी हुई थीं। उनके स्केल्स के बीच नीली आग की हल्की चिंगारियां अभी भी टिमटिमा रही थीं। साफ था कि उसके जाने के दौरान चिजिन बैटल ग्रुप को भी हमले का सामना करना पड़ा था, लेकिन पॉइजन्स विडो की सॉइल फीडबैक के अनुसार ये डेमन ज्यादा ताकतवर नहीं थे। ज्यादातर टीयर 5 ओल्ड घोस्ट के नेतृत्व में चिजिन बैटल ग्रुप ने न सिर्फ उन्हें जल्दी खत्म कर दिया था, बल्कि बिना किसी हताहत के अपनी पोजीशन भी बचा ली थी। कमांडर शेन जुआन डेमन लाशों के ढेर के पास से चलता हुआ आया। उसके मिलिट्री बूट जमे हुए मैग्मा पर चरमराहट की आवाज कर रहे थे। उसके चेहरे पर परेशानी साफ थी। उसने उन लाशों की तरफ इशारा किया जिनसे अभी भी गर्मी निकल रही थी। ये फायर टाइप डेमन की लाशें काफी परेशानी वाली हैं। ये सालों तक मैग्मा में डूबी रहती हैं और आग खाकर जिंदा रहती हैं। इनकी रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मरने के बाद भी हमारे बैटल ग्रुप की फायर मैजिक इन्हें जला नहीं पा रही। अगर इन्हें यहाँ ढेर करके रखा तो डेमोनिक QE पैदा हो सकती है। इन्फर्नल डेमन सीके डेमन आग खाकर जीने के लिए मशहूर थे। लावा पूल और आग से भरे गड्ढों ने उनके शरीर को आग के खिलाफ पत्थर जैसा मजबूत बना दिया था। किन तियन ने लाशों के ढेर पर नजर डाली और बोला, अब से इन सभी डेमन लाशों को पश्चिम वाले बड़े गड्ढे में जमा करो। बाकी काम मैं खुद संभाल लूंगा। दूसरों के लिए डेमन लाशों को संभालना मुश्किल काम था, लेकिन उसके लिए ये बहुत आसान था। आखिर उसके पास सबसे बेहतरीन क्लीनर मौजूद था। हालांकि ये लाशें ताजी नहीं थी, इसलिए इनमें मौजूद ऊर्जा जिंदा शिकार से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी GLA के लिए छोटे स्नैक की तरह काफी थीं। ये सोचते हुए किन तियन की उंगलियां अनजाने में उसकी कलाई पर रगड़ने लगीं। इन्फर्नल डेमन सी में आने के बाद से उसने GLA को सामने लाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए डेमन केव जीतने के बाद भी उसने उसे एक भी लाश खाने नहीं दी थी। शायद ये छोटा सा साथी अब तक नाराज हो चुका होगा। जी, शेन जुआन ने तुरंत जवाब दिया और सैनिकों को बुलाने चला गया। सैनिकों ने मिलकर डेमन की लाशों को उठाया और पश्चिम वाले गड्ढे में ले जाने लगे। जब सभी सैनिक चले गए, किन तियन गड्ढे के किनारे खड़ा हो गया। उसने हल्के से अपनी कलाई हिलाई। स्विश! उसकी कलाई से गहरे हरे रंग की बेलें अचानक बाहर निकलीं। एक ही पल में वे दर्जनों मोटी बेलों में बदल गईं और हवा चीरती आवाज के साथ लाशों के ढेर में घुस गईं। उन बेलों के कांटे ठंडी चमक के साथ ऊर्जा को लालच से सोखने लगे। कुछ ही सेकंड में पहाड़ जैसी डेमन लाशें सिकुड़ने लगीं। धीरे धीरे उनका मांस गल गया। आखिर में गड्ढे के नीचे सिर्फ हड्डियां और स्केल्स बच गए जो ठंडी चमक बिखेर रहे थे। बेलें हल्के से हिलने लगीं, जैसे वे अपनी संतुष्टि जता रही हों। फिर वे वापस किन तियन की कलाई में समा गईं और फिर से एक हरे ब्रेसलेट में बदल गईं। जहां तक बची हुई हड्डियों और स्केल्स की बात थी, किन तियन ने उन्हें आग लगाकर राख बना दिया।